नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कहानी के अध्याय 411 से 415 तक देखने वाले हैं। इन चैप्टर्स में एमसी अपनी चालें और तेज करता है, जाल बिछाता है, बड़े लोगों को फंसाता है और धीरे धीरे खेल को अपने हिसाब से घुमाने लगता है। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो पीछे से खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अध्याय 411 आइए मिलकर अमीर बने। गोल्डन कोर एक तारा है और आप इसे खेती कहते हैं। बहुत अधिक बैंगनी ऊर्जा अच्छी नहीं होती। ये बहुत दिखावटी नहीं होना चाहिए। इसे संयमित होना चाहिए जिससे यह आभास हो कि यह कुछ खास है, कि बैंगनी ऊर्जा को उसमें कुछ रुचि है, लेकिन वह इतनी संकोची है कि पहले उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। बैंगनी ऊर्जा देखने से पहले हमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न करनी होंगी। अगर यह बहुत आसान रहा तो उसे संदेह हो जाएगा और वह ये भी सोच सकता है कि आगे स्थित असंख्य सिद्धांतों का द्वार एक जाल है। मुश्किलें बढ़ाकर उसे लगेगा कि उसने इसे मेहनत से हासिल किया है और वह खुद को यकीन दिला लेगा कि यह सब इसके लायक था। एक उजाड़ बंजर भूमि में क्यूई युआन की आकृति प्रकट हुई। 5 तत्वों को बाधित करो। ची युआन के चारों ओर की आभा में उतार चढ़ाव होता रहा, वह बढ़ती और घटती रही। जब वह वांग्युए महाद्वीप पर थे तब उन्होंने 5 पूर्वजों की शक्ति से अपनी ची ऊर्जा को परिष्कृत किया था, जिससे 5 तत्वों की ची ऊर्जा परिष्करण की शुरुआत हुई थी। अब वह सिर्फ हाथ के एक इशारे से इस क्षेत्र में 5 तत्वों को बाधित कर सकता था। ची युआन के लिए 5 तत्वों को विचलित करना सरल था, लेकिन अन्य दिव्य सम्राटों के लिए ये काफी मुश्किल होगा जब तक कि वे 5 तत्वों में विशेषज्ञता हासिल न कर लें और 5 तत्वों के सिद्धांतों को न समझ लें। इस प्रकार क्यूई युआन द्वारा रचित जाली दृश्य पूरी तरह से प्रामाणिक था। यहाँ तक कि एक दिव्य सम्राट भी इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं पकड़ पाता। इसके बाद कुछ खंडित प्राचीन सरणियों को स्थापित करें। क्यूई युआन को सैन्य संरचनाओं का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन छिपी हुई जानकारी को देखने में सक्षम अपनी आंखों के बल पर अरेज को बदलना उन्हें इस हद तक बदलना कि यहाँ तक कि उनका निर्माता भी उन्हें पहचान न सके, क्यूई युआन के लिए एक सरल कार्य था। आधे दिन बाद क्यूई युआन ने संतुष्टि के साथ अपनी कृति को देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इस जाल को बिछाने में आधा दिन बिता दिया, लेकिन अब मुझे कुछ अनुभव मिल गया है। अगली बार मैं बस कॉपी और पेस्ट कर लूंगा। काश मेरे पास बैंगनी ऊर्जा होती और मेरे पास असंख्य सिद्धांतों का केवल एक ही द्वार होता, वरना मैं और भी जाल बिछाता। मैं इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकता, ये कुशल नहीं है। ची युआन ने अपने द्वारा बिछाए गए जाल को संतुष्टि भरे भाव से देखा। मुझे थोड़ी प्रेरणा चाहिए। क्या होगा अगर वह दिव्य सम्राट एकांतवासी हो और बाहर आना ही न चाहे? ये कहते हुए उन्होंने अपनी उंगली को हल्के से नीचे दबाया। पल भर में जाल के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा में तीव्र उछाल आया और वह आकाश की ओर तेजी से बढ़ गई। ठीक है, अब वापस जाने का समय हो गया है। ची युआन ने ताली बजाई और उसकी आकृति गायब हो गई। मुझे इन दिनों सावधान रहने की जरूरत है। मेरा घर अब असुरक्षित है और अगर कोई अंदर घुस जाए तो ये बहुत बुरा होगा। अल्पविराम अल्पविराम। मोनो पवित्र टावर के अंदर स्वर्गीय सम्राट मोजी अपनी गुफा में बैठे थे। उनका विशाल वस्त्र हल्का सा खून से सना हुआ था। वह अपने सामने रखे एक स्क्रॉल को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक रहा था। मैं शांतिपूर्वक साधना कर रहा था और अब वे चाहते हैं कि मैं उस शापित मोलो रसातल युद्ध क्षेत्र में जाऊं। मैं चींटियों को मार नहीं सकता और मुझे अपने साथियों से लड़ना पड़ता है। इसमें मजा ही क्या है? कुछ समय पहले ही मोजी सेलेस्टियल सॉवरेन को एल्डर काउंसिल से सेलेस्टियल सॉवरेन मोकान की जगह लेने और मोलो एबिस की रक्षा करने का आदेश मिला था। मोजी इस कार्यभार को लेने के लिए अनिच्छुक थी। आखिरकार उसका सामना चंद्र देव महल के दिव्य सम्राटों से होगा। शारीरिक शक्ति के मामले में वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे उत्पीड़न सहना ही पड़ेगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि युद्ध के नियमों के अनुसार वह बिना किसी कारण के निचले स्तर के किसानों पर हमला नहीं कर सकता था। संक्षेप में कहें तो यह एक दयनीय कार्य था जहां उसे कष्ट सहने के लिए भेजा गया था। वह यांग देवताओं को पराजित नहीं कर सका, निचले स्तर के साधकों को मार नहीं सका और अपनी कुंठाओं को भी दूर नहीं कर सका। मुझे 1 महीने के अंदर ही जाना होगा। धिक्कार है। मोजी सेलेस्टियल सॉवरेन की मोर्चे पर जाने की कोई इच्छा नहीं थी। एक बार जब वह पहरा देना शुरू कर देता तो यह संभवतः हजारों वर्षों तक चलता, लेकिन वह वरिष्ठ परिषद के आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सका। एक दिव्य सम्राट होने के बावजूद जीवन इतना कठिन हो सकता है। आह! मोजी ने आह भरी, लेकिन अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे एक असामान्य आभा का एहसास हुआ। आवाज धीमी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे सुन लिया।
मोजी सेलेस्टियल सॉवरेन तुरंत खड़े हो गए, उनकी निगाहें मानो आकाश को भेद रही थीं, हजारों मील दूर तक देख रही थीं। यह क्या है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दूर के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक सुनसान इलाके में आध्यात्मिक ऊर्जा में अफरा-तफरी मची हुई थी और पंच तत्व अस्त व्यस्त हो गए थे। ये है। बिना किसी झिझक के मोजी सेलेस्टियल सॉवरेन ने अपनी आभा को छिपा लिया और एक साधारण पौराणिक स्तर के साधक की तरह निर्जन क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए उसमें घुल मिल गए। 5 तत्वों में गड़बड़ी का मतलब ये हो सकता है कि कोई खजाना सामने आने वाला है या कुछ असामान्य घटित हो रहा है। उसकी आंखें चमक उठी, मानो वह अपने सामने के दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या कोई प्राचीन संरचना मेरी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही है? मोजी की आंखें चमक उठी। एक ऐसी संरचना जिसे मैं भी भेद नहीं सकता। क्या ये हो सकता है? यहाँ जरूर कोई अनमोल खजाना छिपा होगा। शायद ये किसी शक्तिशाली प्राचीन व्यक्ति का निवास स्थान भी रहा हो। कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बहुत ही सुविधाजनक प्रतीत हो रहा है। मोजी की अंतरात्मा ने उसे बताया कि कोई खतरा मंडरा रहा है। ये कुछ ऐसा था जैसे रात में किसी शोर से नींद खुल जाए। बाहर जाओ और जमीन में एक गड्ढा देखो जिसके बगल में एक बोर्ड लगा हो जिस पर लिखा हो, अंदर खजाना है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन मोजी सेलेस्टियल सॉवरेन के लिए वास्तव में ऐसा ही महसूस हुआ था। क्योंकि एक ऐसा खजाना जो यांग देवता को भी लुभा सके, अत्यंत दुर्लभ था और संयोग से ऐसा खजाना मिलना असंभव था। पंच तत्वों में आई गड़बड़ी का मतलब केवल यही हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिस पर यांग देवता भी मोहित हैं। मोहर। मोजी ने अपना हाथ उठाया और पल भर में ही उस क्षेत्र के आसपास का आकाश और पृथ्वी उसकी शक्ति से ढक गए। चाहे कुछ भी हो जाए, उससे पहले यहाँ की आभा को दबाना ही था। यदि पंच तत्वों में गड़बड़ी जारी रही तो कुछ ही वर्षों में अन्य दिव्य शासकों को इसका आभास हो सकता है। ये हमारे मोलो कबीले के क्षेत्र का केंद्र है, इसलिए ये सुरक्षित होना चाहिए। मैं अंदर जाकर एक नजर डालूंगा। ये कहते हुए मोजी आगे बढ़ गया। उसका सामना एक खंडित प्राचीन संरचना से हुआ जिससे एक प्राचीन और गहन आभा निकल रही थी। ऐसी गठन तकनीक मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये प्राचीन काल की कोई लुप्त विधि ही होगी। मोजी ने एक पल सोचा, फिर बिना किसी झिझक के टीम के गठन में शामिल हो गया। मोजी जैसे जैसे और गहराई में उतरता गया, सैकड़ों सांसें बीतती गईं। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, ये चट्टानी संरचना इतनी पुरानी है। अगर यह पूरी तरह से अक्षुण्ण होती तो इसे भेदने में मुझे 100 दिन लग जाते। एक दिव्य सम्राट के लिए 100 दिन पलक झपकने के बराबर हो सकते हैं। लेकिन छठे स्वर्ग में गार्ड ड्यूटी संभालने के लिए रिपोर्ट करने से पहले उसके पास केवल 1 महीना था, इसलिए वह देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आगे एक और संरचना दिख रही है। कुछ तो गड़बड़ है। रुको, क्या वह बैंगनी ऊर्जा है? अचानक मोजी का हृदय कांप उठा, उसकी आंखें चमक उठीं। ये बैंगनी ची है, अमरलोक की प्रथम ऊर्जा। इसीलिए पंच तत्वों का अशांत होना स्वाभाविक है। मोजी बेहद खुश थी। उसने बैंगनी ऊर्जा की आभा को महसूस कर लिया था। बैंगनी ची अमरलोक की आदिम ऊर्जा थी जो अराजकता और आरंभ का प्रतिनिधित्व करती थी। दिव्य शासकों के लिए बैंगनी ऊर्जा अत्यंत मूल्यवान थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का भूतपूर्व स्वरूप पौराणिक क्षेत्र में था तो बैंगनी ऊर्जा उसे यांग देवता क्षेत्र तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा एक औसत यांग देवता के लिए साधना में प्रगति में आमतौर पर आकाश में तारों को प्रतिबिंबित करना शामिल होता था। लेकिन ये तारे यूं ही प्रकट नहीं हुए, इन्हें प्रकट होने के लिए बैंगनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। किसी दिव्य सम्राट के पास जितनी अधिक बैंगनी ची होती है, उसकी तारामयी परावर्तन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। सभी स्वर्गों का उसका परावर्तन उतना ही अधिक प्रभावी होता है और उसकी शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ती है। इसीलिए जब स्वर्गीय सम्राट 10 सूर्यों ने महान सूर्य सम्राट के पद के लिए चुनौती देने की इच्छा व्यक्त की तो अन्य सभी यांग देवता स्तब्ध रह गए। सबसे पहले, इसका मतलब यह था कि स्वर्गीय सम्राट 10 सूर्यों के पास बैंगनी ची की अविश्वसनीय मात्रा रही होगी। दूसरे, 10 सूर्यों के पास आकाश में 10 सूर्यों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए असाधारण प्रतिभा रही होगी। बेशक इन दिव्य सम्राटों को यह नहीं पता था कि उनकी तारामंडलीय परावर्तन क्षमता क्यू युआन की परावर्तन क्षमता के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ची युआन के तारा प्रतिबिंब वास्तव में तारकीय प्रक्षेपण थे। किस्मत मुझ पर मेहरबान है। किसने सोचा था कि मोजी का ऐसा दिन भी आएगा। मोजी बेहद खुश था और अगली पंक्ति की ओर बढ़ने में जरा भी संकोच नहीं किया। अल्पविराम अल्पविराम। जी बूपिंग दूर से लौटी और दूर स्थित तंबू पर एक नजर डाली। उसने उस परिचित आकृति को देखा और कुछ सोचने के बाद उड़कर उसके पास गया और सहजता से पूछा, कल आप कहीं नजर नहीं आए, क्या आपको कुछ नया मिला? मिलू लाइट की कटाई भाग्य और कौशल दोनों का मामला था।
जी बुपिंग को चिंता थी कि क्यूई युआन भाग्यशाली हो गया है, जिससे वह ईर्ष्यालु और बेचैन हो गया था। आखिरकार ब्लैक डेमन एबिस में वंश को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन यहाँ क्यूई युआन था जिसका कोई विशेष वंश नहीं था, फिर भी वह जी बुपिंग से उच्च पद पर था। यदि क्यूई युआन भी भाग्यशाली रहा और उसे मिलुओ लाइट प्राप्त हो गई, तो जी बुपिंग और भी अधिक असंतुलित महसूस करेगा। ग्रामीण इलाके के एक साधारण किसान को इतनी अच्छी किस्मत कैसे मिल सकती थी? मुझे कुछ मिला है, ची युआन ने जी बुपिंग की ओर देखते हुए धीरे से कहा। जी बुपिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे जलन महसूस हुई। मिलुओ लाइट जैसा साथी पाकर तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। यह मिलुओ लाइट नहीं थी, क्यूई युआन ने सिर हिलाया। उसने जी बुपिंग की ओर देखा और कहा, लेकिन जिस तरह से तुम एक बूढ़ी औरत के साथ इतनी नजदीकी बना लेते हो, उससे लगता है कि तुम में कुछ महत्वाकांक्षा तो होगी ही, है ना? तुम जी बुपिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसके चेहरे पर एक खौफनाक आभा झलक रही थी। तुम बदतमीज बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? अगर ब्लैक डेमन एबिस का कोई खास सदस्य भी तुम्हें पसंद करता है, तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह सचमुच गुस्से में था। बेशक, वह वास्तव में हमला करने की योजना नहीं बना रहा था। ये देखकर क्यूई युआन शांत रहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त। मैं वास्तव में तुम्हारे दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। आखिरकार, क्यूई युआन वह काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जो जी बुपिंग ने किया था, यानी एक बुरी औरत के साथ सोना। हालांकि क्यूई युआन की कल्पनाओं में बुरे पुरुष और महिलाएं उनके अप्राप्य सफेद कमल के रूप में शामिल थे, ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व जो अक्सर स्नान नहीं करते थे, लेकिन वे केवल कल्पनाएं ही थीं। हम्फ, जी बुपिंग की हत्या करने की मंशा तो सच्ची थी, लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया। आखिरकार, वह पट्टे से बंधा हुआ नहीं था, इसलिए वह सचमुच कोई हरकत नहीं करेगा। क्योंकि मैं तुम्हारी महत्वाकांक्षा को जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें धन कमाने का मौका दे रहा हूं, क्यूई युआन ने लापरवाही से कहा। आज क्यूई युआन एक प्रतिभा खोजी की भूमिका निभा रहा था। जी बुपिंग चौंक गई और सावधानी से पूछा, किस तरह का अवसर? कल मैं मिलुओ लाइट को ढूंढने नहीं निकला था। मैं एक मोटे भेड़ का पीछा कर रहा था। वह अमीर है, बहुत अमीर। क्यूई युआन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। तुम? जी बुपिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम डकैती की बात कर रहे हो? उसने पहले भी कई बार डकैती की थी, इसलिए वह जानता था कि क्यूई युआन क्या कहना चाह रहा है। लूटपाट? नहीं, मैं इसे घुमंतू खेती कहना पसंद करता हूँ। यहाँ तक कि बेघर शब्द को भी अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए उसका नाम बदल दिया गया था, तो फिर डकैती शब्द का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता? जी बुपिंग ने आंखें सिकोड़ी। बहुत अमीर। क्यूई युआन के प्रति उनकी अरुचि के बावजूद धन का आकर्षण रोकना मुश्किल था। खेती करने वालों की दुनिया में ये काफी सामान्य बात थी। बेहद अमीर है, लेकिन उसकी ताकत खैर थोड़ी ज्यादा ही है, क्यूई युआन ने आगे कहा। इसीलिए मैं आपको भी इसमें शामिल होने और साथ मिलकर अमीर बनने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। जी बुपिंग ने मन ही मन उपहास किया कि युआन संभवतः एक महान सम्राट था। जब उसने थोड़ा मजबूत कहा, तो उसका निशाना शायद चौथा चरण था। लेकिन जी बुपिंग छठे चरण में था। उसे चिंता करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। फिर भी उसने पूछा, क्या आपको यकीन है कि हम मिलकर उससे निपट सकते हैं? चिंता मत करो, वह बुरा है, पतन के कगार पर है। हम दोनों, जवान और ऊर्जा से भरपूर, उसे आसानी से हरा सकते हैं। क्यूई युआन ने आगे कहा, ओह, और वह मोलो कबीले का एक उच्च पदस्थ सदस्य है। और हम ब्लैक डेमन एबिस से हैं, उनके वरिष्ठों से। तो अगर हम उसे मार दें और सबूत मिटा दें, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आप शामिल हैं या नहीं? ची युआन ने अपनी महान विस्मृति सूत्र तकनीक को सक्रिय करते हुए कहा। क्योंकि वह खुद को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता था, इसलिए क्यूई युआन अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी इसी क्षमता पर निर्भर रहता था। एक बार जब हम ये काम पूरा कर लेंगे, तो शायद तुम्हारे पास छठे स्वर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त योगदान अंक हो जाएंगे। क्यूई युआन ने उसे फुसलाते हुए कहा। जी बुपिंग के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, उनका भाव क्षण भर के लिए थम गया। छठा स्वर्ग? जी हाँ, छठा स्वर्ग। क्या आप अंदर हैं? मैं तैयार हूँ। जी बुपिंग ने जोर से सिर हिलाया। मोलो कबीले का सिर्फ एक ही उच्च पदस्थ सदस्य है ना? अगर ची युआन ने ऐसा करने की हिम्मत की, तो जी बुपिंग को हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए? आखिरकार वह चौथी श्रेणी के वंश का था, और जहां तक अनुचित तरीके से लाभ बांटने या किसी भी संभावित विश्वासघात की बात है, छठे चरण में मौजूद जी बुपिंग चौथे चरण से नहीं डरती थी। अगर आप जोखिम नहीं उठाते, तो खेती करने का क्या फायदा? बहुत बढ़िया। क्यूई युआन रोमांचित हो गया।
चलो घात लगाकर हमला करते हैं। अगर यह योजना सफल रही तो हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मैंने पहले ही मोलो कबीले के कई बड़े अधिकारियों पर नजर रख ली है। वे सभी उच्च कोटि के मोटे ताजे लोग हैं। उनके पास उस बुढ़िया से कहीं ज्यादा पैसा है जिसके साथ तुम मेलजोल बढ़ा रहे हो। ये सुनकर जी बुपिंग ने गहरी सांस ली। सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सबसे ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति हूं जिससे आप कभी मिलेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्यूई युआन ने गंभीर चेहरे से कहा। जी बुपिंग ने उसकी ओर देखा। तुम एक दिलचस्प इंसान हो। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। जी बुपिंग ने ची युआन को इस तरह देखा जैसे वह किसी वध के लिए तैयार भेड़ को देख रहा हो। वैसे, तुम्हारा साथी कहाँ है? जी बुपिंग उस महिला का जिक्र कर रहा था जिसे उसने पहले क्यूई युआन के साथ देखा था। उस महिला ने अमर आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धि प्रक्रिया से नहीं गुजरी थी, जिसका अर्थ ये था कि वह यिन देवी भी नहीं थी। इसलिए ची युआन की ताकत शायद उतनी प्रभावशाली नहीं थी। मेरा साथी छठे स्वर्ग में है। मेरा एक और साथी सूर्य पर है, क्यूई युआन ने उदास स्वर में उत्तर दिया। जी बुपिंग एकदम सन्न रह गई, फिर बोली, क्या तुमने अभी अभी ये दावा नहीं किया था कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती? और अब तुम बकवास कर रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्यूई युआन ने आलस भरे लहजे में कहा। उसने अचानक पूछा, तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? संभावित शत्रुओं से निपटते समय क्यूई युआन हमेशा ये पता लगाने पर जोर देता था कि क्या उनके पारिवारिक संबंध हैं, क्योंकि परिवार का मतलब लाभ उठाना होता था। मैं अकेला चलता हूँ, मेरे साथ कोई परिवार नहीं है। अरे, जानकर अच्छा लगा, ची युआन ने उत्साह से कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। मछली कांटे में फंसी है, बस हमें उसे खींचना है। चलो करते हैं। जी बुपिंग का मनोबल बढ़ गया क्योंकि वह एक बड़ी जीत के लिए खुद को तैयार कर रहा था। तो क्या हुआ अगर उनका निशाना मोलो कबीले का कोई उच्च अधिकारी था? वह ब्लैक डेमन एबिस से था, जो मोलो कबीले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चल दर, क्यूई युआन और जी बुपिंग प्रकाश की लकीरों में बदल गए और दृष्टि से ओझल हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए, तब तक वे मिलुओ क्षेत्र छोड़ चुके थे। जी बुपिंग ने चारों ओर नजर घुमाई, उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। तुम मोलो कबीले के पहरेदारों से कैसे बच निकले? आखिरकार, मिलुओ क्षेत्र के प्रवेश और निकास द्वारों की मोलो कबीले के साधकों द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाती थी। फिर भी, ची युआन उसे पहरेदारों की नजरों में आए बिना ही बाहर ले गया था। क्योंकि हम ब्लैक डेमन एबिस से हैं, वे हमें देख ही नहीं सकते। क्यूई युआन ने अपनी अनूठी क्षमताओं को छिपाने के लिए झूठ बोला। क्या ऐसा है? जी बुपिंग ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। अब जबकि वे मिलुओ क्षेत्र से बाहर आ चुके थे, जी बुपिंग को अपने विचारों पर दोबारा गौर करने लगा था। यदि लक्ष्य अभी भी मिलुओ क्षेत्र में होता, तो वे मोलो कबीले को सतर्क किए बिना लड़ सकते थे। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की हलचल मोलो कबीले के शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेगी। फिर भी, अगर क्यूई युआन को डर नहीं था, तो जी बुपिंग को क्यों डरना चाहिए? और अगर हालात बिगड़ जाते, तो वह हमेशा ची युआन को पीछे छोड़कर तुरंत भाग सकता था। आखिरकार, अपनी ताकत के दम पर जी बुपिंग को अप्रत्याशित घटनाओं से डर नहीं लगता था। चलो चलते हैं, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। वह बूढ़ा आदमी तो जाल में फंस ही गया है, क्यूई युआन ने खुशी से कहा। वह जी बुपिंग को अपने साथ क्यों लाया? पहला कारण यह था कि क्यू युआन को प्रतिभाओं की खोज करना पसंद था जब उसे कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति दिखाई देता था। दूसरा कारण यह था कि जीवन उबाऊ था और उसे कुछ मनोरंजन की आवश्यकता थी। और तीसरा कारण यह था कि इससे अच्छे कर्मों का वितरण हुआ। दोस्तों, एक सवाल है, अगर जल्दी अमीर बनने का मौका मिले, तो आप रिस्क लोगे या सेफ रहना पसंद करोगे? अध्याय 412, सफल चारा। मोलो यांग देवता का वध। स्वर्णिम कोर एक तारा है, और आप इसे साधना कहते हैं। कुछ समय बाद, दो आकृतियां प्रकट हुईं, जो बादलों में छिपकर अपनी उपस्थिति छुपा रही थीं। उनके सामने विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई थीं जो उनकी आभा को छिपा रही थीं। मोटी भीड़ कहाँ है? जी बुपिंग ने सावधानी से पूछा। नीचे की ओर बनी संरचना में, क्यूई युआन ने फुसफुसाते हुए उसकी दिशा में धीरे से फूंक मारी। जैसे ही उसने ऐसा किया, सामने का कोहरा छट गया और एक धूसर चोगा पहने हुए आकृति दिखाई दी। हालांकि, सुरक्षा घेरे की वजह से वे उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। धूसर वस्त्र धारण किए हुए वह आकृति प्राचीन संरचना में फंसी हुई प्रतीत हो रही थी। उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह इसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। किसी कारणवश, जब जी बुपिंग ने भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखा, तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसे एक बहुत बड़े खतरे का आभास हुआ। दाओवादी मित्र, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह इतना सरल नहीं है? जी बुपिंग ने हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा।
क्या वह आपको साधारण नहीं लगता? अगर कुछ असामान्य है भी, तो शायद बस इतना ही कि वह बुरा है, क्यूई युआन ने जवाब दिया। जी बुपिंग ने फिर से देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या वह हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? दुर्भाग्यवश, उस भू आकृति की बाधाओं के कारण स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। वो शायद औसत दर्जे का ही है। नीचे बनी इस प्राचीन संरचना को देखो, सालों की उपेक्षा के कारण ये जर्जर और जर्जर हो चुकी है। अगर कोई युवा और बलवान व्यक्ति यहाँ होता, तो शायद वो इसे पल भर में गिरा देता। लेकिन वो बुरा है। हर बार जब इसे तोड़ने की कोशिश करता है तो आराम करता है। हम उससे कहीं ज्यादा बलवान हैं, ची युआन ने समझाया। जी बुपिंग को पहले तो संदेह था, लेकिन अचानक वह चौंक गया। उसने एक ही मुक्के से अंतरिक्ष को चीर दिया। उस पुरानी संरचना के अंदर का स्थान जीर्ण शीर्ण और जंगग्रस्त है। आप उसे भी फाड़ सकते हैं, लेकिन वह यांग भगवान है। जी बुपिंग घबरा रहे थे। उस संक्षिप्त क्षण में दिव्य सम्राट मोजी की आभा प्रकट हो गई थी। वह वास्तव में एक यांग देवता थे। इसके अलावा जी बुपिंग ने आखिरकार धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग का चेहरा देखा। वह कोई और नहीं बल्कि पौराणिक स्वर्गीय सम्राट मोजी थे। हाँ, वह एक यांग देवता है, लेकिन चिंता मत करो। वह बुरा है। उसके पैर शायद ठीक से काम नहीं करते। बस उसके नीचे से खिसक कर उसके पेट में छुरा घोंप दो। मुझे लगता है हमारे बचने की संभावना 70-30 है, क्यूई युआन ने गंभीरता से कहा। जी बुपिंग को एक साथ बेतुकापन और हैरानी का मिला जुला एहसास हुआ। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था, मानो बेकाबू होकर घूम रहा हो। दुनिया में क्या हो रहा था? उसका दिमाग ये सब समझ नहीं पा रहा था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। चलो, बस उसके नीचे से खिसक जाओ और उसे चौंका दो, क्यूई युआन ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जी बुपिंग डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी और अपनी जगह पर जम सी गई थी। उन्हें लगा कि क्यूई युआन पागल हो गया है। आखिर मोलो कबीले के केंद्र में स्थित यांग देवता के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कौन करेगा? केवल वही व्यक्ति जो मृत्यु को गले लगाना चाहता हो। और कौन किसी यांग देवता पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करता है? ऐसा करने की कोशिश तो सिर्फ कोई दूसरा यांग देवता ही कर सकता है ना? फिर भी यह शक्तिशाली व्यक्ति उससे मदद मांग रहा था। ये किसी प्रकार का विकृत खेल होना ही चाहिए। उसे मारने के लिए बस एक नजर ही काफी होगी। उसका चेहरा भय से विकृत हो गया, मानो वह रोने ही वाला हो। वरिष्ठ, उन्हें धीरे धीरे उनकी स्थिति की भयावह सच्चाई का एहसास होने लगा था। क्या तुम भागने की सोच रहे हो? भूल जाओ, हम मिलकर उस पर घात लगाएंगे। मेरे पास पहले से ही योजना है। ची युआन गुस्से में चिल्लाया, मानो जी बुपिंग ने उसे निराश किया हो। ये व्यक्ति प्राचीन कथाओं के किन वुयांग की तरह ही व्यवहार कर रहा था। आखिरी क्षण में लड़खड़ा गया। उसे मना करने का मौका दिए बिना क्यूई युआन ने जी बुपिंग का कॉलर पकड़ लिया। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे निराश मत करना। जी बुपिंग का दिमाग घबराहट से उथल पुथल मचा रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि क्यूई युआन पूरी तरह से पागल हो चुका है। बिल्कुल पागल। चाहे कुछ भी हो जाए, मोलो कबीले के किसी यांग देवता पर हमला करने का मतलब था कि आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसी बीच प्राचीन संरचना के अंदर दिव्य सम्राट मोजी ने गहरी सांस ली। महज एक प्राचीन संरचना, जिसका उल्लेख करना शायद ही उचित हो। इस संरचना को तोड़ने में उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी, लेकिन आगे मौजूद बैंगनी ऊर्जा की तुलना में यह प्रयास सार्थक था। उसने अपने से कुछ ही दूरी पर मौजूद बैंगनी रंग की ऊर्जा की हल्की सी लकीर को देखा और गहरी सांस ली। मुझे ऐसी किस्मत की उम्मीद नहीं थी। बैंगनी रंग की ऊर्जा का मिलना, पता नहीं ये गुफा किसकी थी। उसने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। स्पष्टतः इस प्राचीन संरचना का मूल स्वामी बहुत पहले ही यहाँ से चला गया था या मर गया था, और अपने पीछे केवल बैंगनी रंग की ऊर्जा का एक हल्का सा अंश छोड़ गया था। बैंगनी रंग की ऊर्जा को देखकर मोजी में उत्साह की लहर दौड़ गई। उसे विश्वास हो गया कि भाग्य उसके साथ है। हालांकि अपनी उत्तेजना के बावजूद वह सतर्क रहा और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास के वातावरण का फिर से जायजा लिया कि कहीं कोई छिपे हुए जाल या घातक संरचनाएं तो नहीं हैं। तभी बैंगनी ऊर्जा में तीव्र हलचल मच गई। मोजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। भागने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि बैंगनी ऊर्जा में बुद्धि नहीं थी, फिर भी वह सहज रूप से भागने की कोशिश करती थी। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। आखिरकार अपनी यांग गॉड शक्ति के साथ बैंगनी रंग की ऊर्जा की यह हल्की सी धारा उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगी। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसका दिल अचानक डर से जोर से धड़कने लगा। उसके सामने ज्ञान के प्रकाश से जगमगाता एक प्राचीन गहन द्वार प्रकट हुआ।
मोजी की नजर इस दरवाजे पर पड़ते ही यांग देवता होने के बावजूद उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। अनेक सिद्धांतों का द्वार। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये द्वार अमलोक में मौजूद सर्वोच्च सृजनात्मक खजाने के अलावा और कुछ नहीं था, अनेक सिद्धांतों का द्वार। ऐसा कहा जाता था कि छठे स्वर्ग के सभी परम सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने परम सत्य की अपनी समझ इसी द्वार से प्राप्त की थी। ऐसी अफवाहें भी थीं कि जो कोई भी असंख्य सिद्धांतों के द्वार को प्राप्त कर लेता है और उसके सत्यों को समझने के लिए उसमें प्रवेश करता है, वह अनिवार्य रूप से सर्वोच्च सत्य के क्षेत्र में पहुंच जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति भीतर से ही अन्य सर्वोच्च सत्य यांग देवताओं के सत्यों को भी समझ सकता है। यदि यह सच होता तो स्वर्गीय सम्राट मोजी अमरलोक में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते। हा, किस्मत ने मुझे ही चुन लिया। उस क्षण मोजी की बुद्धि पूरी तरह से लुप्त हो गई। उसकी प्रचंड भावनाओं ने उसे भस्म कर दिया। अब उसका एकमात्र लक्ष्य असंख्य सिद्धांतों का द्वार था जो उसके सामने था। भले ही किसी भी परम सत्य विशेषज्ञ ने कभी उस द्वार पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन क्या होगा अगर वह सफल हो जाए? और फिर अचानक असंख्य सिद्धांतों का द्वार खुल गया। मोजी जम गया। उसने पहले कभी ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना था। यहाँ तक कि परम सत्य के विशेषज्ञ भी उस द्वार को खोलने में कभी सफल नहीं हो पाए थे। असंख्य सिद्धांतों के द्वार में प्रवेश करना ही अमरलोक में सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता था। बिना किसी झिझक के बैंगनी ऊर्जा की वह हल्की सी धारा संकुचित होकर द्वार के अंदर उड़ गई। द्वार के आसपास का स्थान लहरों की तरह हिल रहा था, मानो वह गायब होने ही वाला हो। ये देखकर मोजी समझ गया कि वह अब और संकोच नहीं कर सकता, अन्यथा यह अद्वितीय अवसर हमेशा के लिए खो जाएगा। कृषक होने के नाते हमें निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। किस्मत ने मुझे चुन लिया है। बिना और सोचे समझे मोजी प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और असंख्य सिद्धांतों के द्वार में प्रवेश कर गई। उसका इंतजार अनंत सत्य कर रहा होगा। वह अमलोक में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बनेगा। इसी बीच क्यू युआन ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराया। दाओवादी जी, मछली ने चारा ले लिया है, चलो जाल बंद करते हैं। इतना कहकर उसने जी बूपिंग की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटकर अपने नवजात आत्मा महल में ले गया। नवजात आत्मा महल के अंदर मोजी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मृत्यु की ऊर्जा, यिन ऊर्जा, क्या यह असंख्य सिद्धांतों का द्वार नहीं माना जाता? वह स्तब्ध और भयभीत हो गया। उसे उम्मीद थी कि द्वार से प्रवेश करते ही उसे असीम सत्य मिलेगा, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। इसके विपरीत वह स्थान भयावह मृत्यु ऊर्जा से भरा हुआ था। ये तो असंख्य सिद्धांतों के द्वार के अंदरूनी हिस्से जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से द्वार के अंदर प्रवेश कर चुका था। अचानक उनके चेहरे के भाव फिर बदल गए। क्या असंख्य आकाशों में कोई तारे नहीं हैं, केवल 10 सूर्य हैं? उस क्षण उसे तीव्र खतरे का आभास हुआ। ये 10 सूर्य देखने में बहुत परिचित लग रहे थे। क्या वे वही सूर्य नहीं थे जो कुछ समय पहले 10 सूर्य यांग देवता ने महान सूर्य सम्राट की उपाधि हथियाने की कोशिश की थी? वहां कौन है? सामने आओ, मोजी ने सावधानी से चिल्लाकर कहा। उसने चारों ओर नजर घुमाई और तुरंत ही काले वस्त्र पहने एक साधक को देखा जो कांपते हुए पास आ रहा था और उसके हाथ में एक विशाल तलवार जैसी दिखने वाली वस्तु थी। मोजी तुरंत तनावग्रस्त हो गई। एक महान संप्रभु? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। वह जरूर कुछ छिपा रहा होगा। तुम कौन हो? 10 सूर्य यांग देवता, मोजी ने कृपाण लिए हुए उस व्यक्ति को घूरते हुए पूछा। लेकिन वह आदमी चुप रहा और कुछ नहीं बोला। वह मोजी को बस एकटक देखता रहा। उसकी निगाहें अविचलित थीं। उसकी निगाहें मोजी के पेट पर टिकी हुई थीं, मानो वह सचमुच अंदर घुसकर उसका पेट चीरने की योजना बना रहा हो। दिखावा करना बंद करो। मोजी सतर्क तो था, लेकिन फिर भी वह एक यांग देवता था। जब तक उसका सामना किसी परम सत्य यांग देवता से नहीं होता, तब तक वह ठीक रहेगा। काले वस्त्रधारी आकृति को देखते ही मोजी ने बिना किसी झिझक के पूरी ताकत से हमला कर दिया। आखिरकार उसके सामने तलवार लिए खड़ा वह आदमी इतना विचित्र था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह जरूर कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ होगा। मैं खिसक जाऊंगा। जी बूपिंग के दिमाग में क्यू युआन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन जी उसे एक फिसलने वाली चाल के अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहा था। उसे लगभग वह समय याद आ गया जब उसने एक स्लाइडिंग अटैक किया था और एक महान परम सत्य विशेषज्ञ को मार डाला था। अब एक साधारण यांग देवता का सामना करते हुए एक स्लाइड। 3 सांसों से भी कम समय में मोजी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जी बूपिंग राख में तब्दील हो गया। मोजी थोड़ा अचंभित होकर आगे देखने लगा। महज एक ही वार में प्रतिद्वंदी राख के ढेर में तब्दील हो गया। उसने बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर ली थी और इससे वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया था।
अगर यह कोई जाल था तो सिर्फ एक ग्रैंड सॉवरेन को क्यों भेजा गया? मोजी को यह बात समझ में नहीं आई। बेशक ये स्वाभाविक ही था, वह क्यूई युआन को नहीं जानता था और न ही वह क्यूई युआन के सोचने के तरीके को समझ सकता था। बोल्ड। अचानक कहीं से एक आवाज गूंजी। घर में जबरदस्ती घुसना और फिर हत्या करना, ऐसे अपराधों के लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। रक्त जैसे लाल रंग का वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर तीव्र दुख और धार्मिक आक्रोश के भाव थे। इस व्यक्ति को देखकर मोजी की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ही हैं दिव्य सम्राट 10 सूर्य? चाहे मैं 10 सूर्यों का यांग देवता हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं गवाह हूं। ची युआन नैतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए मोजी पर फैसला सुनाने लगा। जैसा कि कहते हैं, जान के बदले जान। आज तुम्हें यहीं मरना होगा। क्यूई युआन अन्यायपूर्ण हत्या से घृणा करता था, खासकर तब जब मोजी ने उसके निर्दोष और पवित्र हृदय वाले साथी जी बुपिंग की उसके सामने ही हत्या कर दी थी। क्यूई युआन के लिए यह नामुमकिन था कि वह चुपचाप खड़ा होकर जी बुपिंग जैसे किसी व्यक्ति को उसके अपने घर में मरते हुए देखे। जिस व्यक्ति को वह अपने साथ लाया था, उसकी हत्या कर दी गई थी, उसे उसका बदला लेना ही था। मोजी ने प्रश्नचिन्हों से घिरी हुई सी मुद्रा में क्यू युआन को हैरानी से देखा। वह पूछना चाहता था, क्या तुम पागल हो? लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करना असभ्य होगा। आखिरकार एक यांग देवता के लिए तर्कहीन तरीके से काम करते हुए देखा जाना संभव नहीं था। हालांकि कुछ परम सत्य विशेषज्ञ ब्रह्मांडीय सत्यों पर अपने नियंत्रण के कारण अनियमित व्यवहार के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके सामने मौजूद व्यक्ति उनमें से एक जैसा नहीं लग रहा था। दाओवादी मित्र, क्या हम इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं? मोजी ने सावधानी से भरी आवाज में पूछा। वह इस स्थिति से उत्पन्न गंभीर खतरे को भांपते हुए बेहद चिंतित हो गया था। ओह, तो अब तुम मुझ पर शांत न बोलने का आरोप लगा रहे हो। साफ है कि तुम एक दुर्लभ किस्म के खलनायक हो। ची युआन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। जब कोई अपराधी आपके घर में घुस आए तो आपको क्या करना चाहिए? बेशक, उन्हें मार डालो। आखिरकार आत्मरक्षा करना कानून के खिलाफ तो नहीं है। और इस घुसपैठिए ने पहले ही हत्या कर दी थी। ची युआन के शरीर से एक शक्तिशाली आभा प्रवाहित हुई। इस क्षण उसके शरीर के भीतर मौजूद नवजात आत्माएं एकत्रित हुईं और अपनी सारी शक्ति उसमें समाहित कर दी। जैसे जैसे उसकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, वैसे वैसे उसका कद भी बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। मोजी का चेहरा भय से पीला पड़ गया, उसके चेहरे पर दहशत छा गई। क्या कोई दूसरा यांग देवता है? उसके सामने खड़े व्यक्ति में सर्वोच्च सत्य यांग देवता की विशिष्ट आभा का कोई अंश नहीं था। भले ही उसकी शक्ति मोजी की शक्ति से कहीं अधिक थी, फिर भी मोजी के पास खुद का बचाव करने के तरीके थे। लेकिन अब इस व्यक्ति से निकलने वाली ऊर्जा लगभग एक परम सत्य विशेषज्ञ के बराबर थी। मोजी घबरा गई थी और भ्रमित थी। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि यह व्यक्ति एक वैकल्पिक यांग देवता था। लेकिन क्या 10 सूर्य यांग देवता ने महान सूर्य सम्राट के सिंहासन पर कब्जा करने की आकांक्षा नहीं रखी थी? 10 सूर्य यांग देवता एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, तो वे एक वैकल्पिक यांग देवता का मार्ग क्यों अपनाएंगे? वैकल्पिक यांग देवता कौन? मैं तो बस बैंगनी हवेली क्षेत्र का एक धर्मी साधक हूँ। पलक झपकते ही 1000 से अधिक नवजात आत्माओं की ऊर्जा क्यूई युआन के शरीर में एकत्रित हो गई, जिससे उसकी शक्ति अकल्पनीय ऊंचाइयों तक बढ़ गई और उसने स्वर्गीय सम्राट मोजी की ओर एक विनाशकारी प्रहार किया। शक्ति इतनी जबरदस्त थी, अजेय, शुद्ध, बेमिसाल ताकत। इस हमले के सामने स्वर्गीय सम्राट मोजी के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। इस प्रकार की शक्ति एक ऐसा अंतर था जिसे कोई भी युद्ध तकनीक, दाव पद्धति या दिव्य क्षमताएं पाट नहीं सकती थी। उस घूंसे की ताकत से मोजी का शरीर चकनाचूर हो गया और उसी क्षण उसकी आत्मा चकनाचूर हो गई। ची युआन के मुके में एक निम्न स्तरीय सर्वोच्च सत्य विशेषज्ञ के समान विनाशकारी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसका सामना मोजी, जो अभी भी यांग देवत्व के प्रारंभिक चरणों में थी, नहीं कर सकी। हालांकि मोजी की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। क्यूई युआन ने हमले में खुद को रोक रखा था। आखिरकार अगर मोजी की तुरंत मृत्यु हो जाती तो इससे मोलो कबीले का अवांछित ध्यान आकर्षित होता, जिससे क्यूई युआन की वर्तमान योजनाएं बाधित होती और उसके लिए दूसरों को अपने जाल में फंसाना मुश्किल हो जाता। उसने मोजी की आत्मा का केवल एक छोटा सा अंश ही अक्षुण्ण छोड़ा। तुम, मोजी ने भय से हकलाते हुए कहा। उसी क्षण क्यूई युआन ने महान विस्मृति सूत्र को सक्रिय किया। पोते, क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हारा बहुत पुराना पूर्वज हूँ। तुम्हारा पूर्वज मैं वास्तव में असंख्य सिद्धांतों के द्वार की आत्मा हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हें अपन केवल तुम्हारे भले के लिए किया है।
ये तुम्हें असंख्य सिद्धांतों के द्वार का उत्तराधिकारी बनने में मदद करने के लिए है। जैसे ही महान विस्मृति सूत्र सक्रिय हुआ, क्यूई युआन ने मोजी की खंडित आत्मा का मस्तिष्क प्रबंधन शुरू कर दिया। अगर मोजी पूरी तरह से स्वस्थ होता तो ची युआन के लिए सूत्र का सफलतापूर्वक प्रयोग करना असंभव होता। लेकिन अब मोजी बेहद कमजोर हो चुका था और उसकी आत्मा की ज्वाला सचमुच ची युआन के हाथों में थी। धीरे धीरे महान विस्मृति सूत्र ने मोजी की यादों को मिटाना शुरू कर दिया, जबकि क्यूई युआन ने अपने मन में नई यादें गढ़ लीं। लगभग आधे घंटे बाद क्यूई युआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। दिमाग धोने का काम पूरा हुआ। आखिरकार अगर उसने मोजी का ब्रेन वॉश नहीं किया तो हमेशा ये जोखिम बना रहेगा कि मोजी पकड़े जाने से बचने के लिए वीरतापूर्वक अपनी आत्मा को ही नष्ट कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मोलो कबीले को जरूर पता चल जाएगा। भविष्य की योजनाओं में क्यूई युआन की सफलता दर में काफी गिरावट आएगी और यहाँ तक कि इस बात की भी संभावना है कि वह खुद ही किसी जाल में फंस जाए। काश मेरे पास पूर्वी स्वामी की तरह वाक्पटुता होती, क्यूई युआन ने विलाप किया। पूर्वी सम्राट की तरह सिर्फ एक शब्द से दूसरों को समझाने की क्षमता के विपरीत महान विस्मृति सूत्र का प्रभाव धीरे धीरे होता था। कितना अफसोस की बात है, इस बूढ़े मूर्ख के थैले में रखे सारे खजाने मेरे एक मुक्के से नष्ट हो गए, ची युआन ने आह भरी, स्पष्ट रूप से निराश होकर। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। आखिरकार यांग देवता पत्ता गोभी जितने आम तो नहीं थे। एक नवजात आत्मा साधक का शरीर शायद एक भंडारण थैली से भी अधिक नाजुक हो सकता है, लेकिन एक यांग देवता का क्या? एक यांग देवता के शरीर का चकनाचूर हो जाना और उनकी भंडारण थैली का अक्षुण्ण रहना असंभव था। लेकिन क्यूई युआन एक पल के लिए सोचने के लिए रुक गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे एक बदसूरत बुरे आदमी का वेश धारण करना पड़ेगा। जैसे जैसे वह बोलता गया, क्यूई युआन का रूप बदलने लगा। पल भर में ही उन्होंने दिव्य सम्राट मोजी का रूप धारण कर लिया। उसने मोजी की आत्मा का पहले ही अध्ययन कर लिया था। अब वह मोजी के ठिकाने में घुसपैठ करने और कुछ मूल्यवान खजाने हासिल करने के लिए तैयार था। दोस्तों, एक सवाल है, अगर आपके पास ताकत भी हो और चाल भी, तो आप सीधा सामना करोगे या पहले जाल बिछाओगे? अध्याय 413। यदि तुम ताइहुआंग महल से आए व्यक्ति को नष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी रखेल बन जाऊंगी। स्वर्णिक कोर एक तारा है और तुम इसे साधना कहते हो। मोलो पवित्र टावर के केंद्र में चारों ओर तेज रोशनी चमक रही थी और अनगिनत गुफाओं में बने घर पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। इन गुफाओं में बसे आवासों के भीतर कई इन देवता या तो एकांत साधना कर रहे थे या औषधियां बना रहे थे। जैसे जैसे कोई केंद्र के करीब पहुंचता जाता था, इन गुफाओं में रहने वाले विशेषज्ञ उतने ही शक्तिशाली होते जाते थे। केंद्रीय आवास के सबसे नजदीक स्थित सभी आवास पौराणिक स्तर के विशेषज्ञों द्वारा बसे हुए थे। ये आवास मधुकोश की तरह व्यवस्थित थे। ठीक केंद्र में यांग देवता मोजी का गुफा निवास था। ची युआन ने ऊपर की ओर देखा और आसमान में तारों पर एक नजर डाली। सौभाग्य से असंख्य सिद्धांतों का द्वार सब कुछ अलग रखता है। अन्यथा यदि यांग गॉड मोजी अपने तारा संप्रभु पद के साथ विलय कर लेता तो पूरे मोलो कबीले को पता चल जाता कि वह लड़ाई में है। यांग देवताओं के विपरीत, जिन्हें भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यांग देवता मोजी, जो आकाश को प्रकाशित करते थे और जिनका अपना संप्रभु तारा था, युद्ध के दौरान अपने तारे की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इससे उनकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती थी। हालांकि जब उसका तारा सक्रिय होता था तो वह बहुत तेज चमकता था। कोई भी चौकस यांग गॉड सेलेस्टियल सॉवरेन इस घटना को आसानी से पहचान सकता था। इसके अलावा यदि कोई यांग गॉड सेलेस्टियल सॉवरेन नष्ट हो जाता है तो उनके तारे का प्रक्षेपण धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा और अंततः बुझ जाएगा। इसीलिए क्यूई युआन ने यांग देवता मोजी की आत्मा का एक अंश अक्षुण्ण छोड़ दिया था। जब क्यूई युआन यांग देवता मोजी की गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह रुक गया। उसके आगे एक पतली सी बाधा थी जो मोलो पवित्र टॉवर के मुख्य क्षेत्र को चिन्हित करती थी। यह अवरोध मोलो पवित्र टॉवर के सृजन खजाने से जुड़ा हुआ था। मोलो कबीले के यांग देवता की अनुमति के बिना अन्य यांग देवता प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पोते, बाहर आओ, मैं तुम्हारा कंबल और टूथब्रश लेने आई हूँ, क्यूई युआन ने बुदबुदाते हुए कहा। बेशक उसने यह बात केवल अपने आप से फुसफुसाई, जिससे यांग देवता मोजी की आत्मा का एक अंश ही अवरोध को छू सका। सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद क्यूई युआन करते हुए यांग गॉड मोजी की गुफा में प्रवेश कर गया। कितना अफसोस, सारा अच्छा सामान नष्ट हो गया, क्यूई युआन ने आह भरी, लेकिन उसने इस नुकसान पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया। उसके सामने यांग देवता मोजी के निवास का खजाना था। वाह, इतने सारे खजाने! मेरी चमकती चांदनी से यही उम्मीद थी। क्यूई युआन ने यह नजारा देखकर विस्मित होकर कहा।
वहां हर तरह की जादुई कलाकृतियां और बहुमूल्य गोलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक का बहुत अधिक मूल्य था। एक विशेष गोली मोलो पवित्र टावर के सभी साधकों के बीच रक्तपात भड़का सकती है। लेकिन क्यूई युआन को इन भौतिक खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने स्वयं के प्रयासों और बुद्धि के बल पर खेती करने पर गर्व करता था और गोलियों जैसी बाहरी सहायता पर शायद ही कभी निर्भर रहता था। बुरा नहीं है, दर्जनों दिव्य तकनीकें दर्जनों तार्कीय श्रेणी के स्वर्णिक कोर के बराबर। क्यूई युआन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्हें खेती की तकनीकों में विशेष रुचि थी। मेरी चांदनी इतनी समृद्ध है कि यकीन करना मुश्किल है। यह अफसोस की बात है कि चांदनी का प्यार पाना असंभव है। काश मेरी चांदनी भी मुझसे प्यार करती और मुझे सब कुछ दे देती, ची युआन ने आह भरी। बुद्ध राज्य जैसे स्थान कहीं अधिक उदार थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के ची युआन को अपनी सभी दिव्य तकनीकें सीधे उपहार स्वरूप दे दी। लेकिन क्यूई युआन ये भी समझ गया था कि चमकती चांदनी का सार उसकी अप्राप्य प्रकृति में निहित है। अगर चांदनी सचमुच उससे प्यार करती और उसे वो सारी तकनीकें देती जिनकी उसे चाहत थी, वह इसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसे अपराध बोध होगा, है ना? इसका एकमात्र नुकसान यह है कि इनमें से दो तकनीकें उन तकनीकों से मिलती जुलती हैं जो बुद्ध किंगडम ने मुझे दी थी। सभी तकनीकों को स्पष्ट करने के बाद ची युआन की नज़र कमरे के एक कोने पर पड़ी। आसमान पार करने वाली ज़ैड। उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। आकाश पार करने वाला ज़ैड, बाधाओं को भेद कर 9 स्वर्गों तक पहुंचने में सक्षम। आकाश पार करने वाले ज़ैड के 5 टुकड़े ची युआन के हाथों में आ गिरे और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं अंततः उच्चतर लोकों में प्रवेश कर सकता हूँ। ब्लैक एबिस में 10,000 वर्षों तक काम करने के बाद ही कोई व्यक्ति आकाश पार करने योग्य ज़ैड का एक टुकड़ा प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन यहाँ उन्होंने एक ही बार में 5 चीजें हासिल कर ली थीं। हालांकि मैं तुरंत ऊपर नहीं चढ़ सकता। मोलो पवित्र टॉवर से ऊपर चढ़ने का अर्थ होगा रसातल में स्थित युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना। यदि कोई अचानक उच्च पद पर आसीन हो जाता है तो यह चारों ओर से ध्यान आकर्षित करेगा। क्यूई युआन चुपके से अंदर घुसने की योजना बना रहा था, जो खतरनाक था। सौभाग्य से मेरे पास यह है। ची युआन की नज़र एक आधिकारिक फरमान पर पड़ी। उसकी आंखें गहन सोच में डूबी हुई थीं। ये फरमान मोलो कबीले की वरिष्ठ परिषद से आया था, जिसमें यांग देवता मोजी को ऊपरी लोकों में कर्तव्य निभाने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। ऊपरी लोकों की अगाध खाई में मोलो कबीला वर्तमान में चंद्रदेव महल के साथ युद्ध में था। मोलो कबीले के लगभग 20 यांग देवता वहां तैनात थे, जो उनकी कुल शक्ति का 1/3 हिस्सा था। 1 महीने बाद मैं यांग देवता मोजी का स्थान ग्रहण करके स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। फिर मैं वहां जाल बिछाना जारी रख सकता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे यहां और मछलियां पकड़नी होंगी। फिलहाल क्यूई युआन की पहचान बेहद संवेदनशील थी। अगर उसके ठिकाने का पता चल गया तो ताइहुआंग महल का कोई व्यक्ति उसे ढूंढ निकालने के लिए उकसा सकता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सर्वोच्च सत्य यांग देवता कितने शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उन्हें ताइहुआंग महल के देवता का सीधे सामना करने का अभी तक पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए फिलहाल उन्हें गुमनाम रहना होगा। सर्वोच्च सत्य का निमंत्रण। क्यूई युआन की नज़र एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसकी निगाहें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। तुरंत ही सूचनाओं का सैलाब उनके दिमाग में उमड़ पड़ा। क्या सभी यांग देवताओं को आमंत्रित किया गया है? क्या मैं पर्पल मैंशन का एक साधक होने के नाते इस मजे में शामिल हो सकता हूं? ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पर्पल मैंशन के साधकों को भाग लेने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया है। क्यूई युआन इस सर्वोच्च सत्य संगोष्ठी से काफी उत्सुक था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सभी यांग देवताओं के लिए दांव पर चर्चा करने का एक सम्मेलन था। महान स्वर्ग स्तर के शिखर पर यांग देवता सर्वोच्च सत्य की दीवार के सामने बैठकर अपने मार्ग पर चिंतन कर सकते थे और सर्वोच्च सत्यों को समझने का प्रयास कर सकते थे। सर्वोच्च सत्य के विशेषज्ञ भी इस अवसर का उपयोग अपने मार्ग पर चिंतन करने और संभवतः परम सत्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। बेशक ये सब एक आदर्श स्थिति थी। सफलता पाना बेहद मुश्किल था। अन्यथा आने वाले वर्षों में सर्वोच्च सत्य के और भी विशेषज्ञ सामने आते रहते। परम सत्य के महान लोक में आरोहण करने वाले अंतिम व्यक्ति बुद्ध साम्राज्य के महान सूर्य प्रकाश बुद्ध थे। हालांकि महान सूर्य प्रकाश बुद्ध प्रकट होते ही नष्ट हो गए। इस घटना ने सुप्रीम ट्रुथ सोसाइटी के मन में ताइहुआंग पैलेस के व्यक्ति के प्रति गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। सर्वोच्च सत्य समाज केवल यांग देवताओं को ही क्यों आमंत्रित करता है? क्या बैंगनी हवेली भी सर्वोच्च सत्यों को नहीं समझ सकती? आह, कितना भेदभाव है! क्यूई युआन ने आह भरी। वास्तव में ऐसा कोई नियम नहीं था जो ये कहता हो कि पर्पल मैंशन सर्वोच्च सत्यों को नहीं समझ सकते।
अब जब उन्हें निमंत्रण मिल गया था तो उन्होंने फैसला किया कि यदि समय मिले तो वे सभा में शामिल होंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वे एक या दो परम सत्य को समझ सकते हैं। ठीक है, अब जाल बिछाने और भी शिकार पकड़ने का समय आ गया है। उस जगह को पूरी तरह से लूटने के बाद क्यूई युआन ने यांग देवता मोजी के रूप में एक हवा भरी गुड़िया को नकली वस्तु के रूप में छोड़ दिया और उसका चेहरा गायब हो गया। मछलियों को लगातार चारा पकड़ते रहना जरूरी था। चांदनी के इतने सारे अवसर थे जिनका लाभ उठाया जा सकता था, वह उन्हें व्यर्थ कैसे जाने दे सकता था। उसके पास सिर्फ 1 महीना था, इसलिए उसे जल्दी करनी पड़ी। अल्पविराम। मीरोलोक में क्यूई युआन ने आराम से मछली का आनंद लिया। जियांग लिंगसू ने एक चंचल और मनमोहक हरी पोशाक पहनी थी। इससे क्यूई युआन ने मन ही मन आह भरी। वह मोहक राह पर तो पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी थी, अब फिर प्यारी राह पर क्यों मुड़े। उसी क्षण एक बदसूरत बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह कर्कश स्वर में बोली, क्या आपने जी बुपिंग को देखा है? क्यूई युआन ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित कर लिया। जियांग लिंगसू ने ऊपर देखे बिना ही बड़ी सावधानी से मछली की हड्डियां निकाली। इस उपेक्षापूर्ण रवैये से बदसूरत बूढ़ी औरत हताशा से आग बबूला हो गई। वह एक पौराणिक स्तर की विशेषज्ञ थी। पर्याप्त पुण्य अर्जित करने के बाद वह छठे स्वर्ग में आरोहण करने और स्वर्ग को प्रकाशित करने की योग्यता प्राप्त करने में सक्षम होगी। उस समय वह ब्लैक एबिस की एक प्रमुख सदस्य बन जाएगी। इसलिए क्यूई युआन का सामना करते हुए उसके मन में अनादर के लिए कोई सहनशीलता नहीं थी। उस इलाके में एक जबरदस्त दबाव छा गया, मानो वह बूढ़ी औरत क्यूई युआन को सबक सिखाने वाली हो। क्यूई युआन, जो अभी भी अपनी मछली खा रहा था, खुद को असहाय महसूस कर रहा था। क्या उसका चेहरा ऐसा था जिसे धमकाया जाना चाहिए? उसका चेहरा तो उपहास का पात्र बनने लायक था ही नहीं। ये बदसूरत बूढ़ी औरत बार बार आकर उसे परेशान क्यों करती थी? जी हाँ, ये पहली बार नहीं था जब उसने उससे जी बुपिंग के बारे में पूछा था। हर बार क्यूई युआन महान विस्मृति सूत्र का उपयोग करके उसे अस्थायी रूप से जी बुपिंग के बारे में और उसने उससे मिलने क्यों आई थी, ये बुला देती थी। लेकिन उस बूढ़ी औरत की याददाश्त कमजोर थी। हर 2 दिन में वह एक जिद्दी एनपीसी की तरह लौट आती और वही बात दोबारा पूछती। ची युआन कानून का पालन करने वाला व्यक्ति था और उसने कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह उसे यूं ही कैसे मार सकता था, है ना? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि किसी से मदद मांगते समय आपको विनम्र रहना चाहिए? क्यूई युआन निराश महसूस कर रही थी। यहाँ आने से पहले उसने अमर लोक की कल्पना की थी कि यह परिपूर्ण चंद्रमाओं, मधुर वायु और विनम्र लोगों का स्थान होगा। बाद में पता चला कि वह भ्रम का शिकार था। यहाँ तक कि महिला किसान भी गैस छोड़ती थी। ऊपरी लोकों की हवा हर जगह मीठी नहीं थी। शिष्टाचार की बात करें तो वह काफी औसत दर्जे का था। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि जब तुम किसी वरिष्ठ अधिकारी का सामना कर रहे हो तो तुम्हें कुछ सम्मान दिखाना चाहिए? बदसूरत बूढ़ी औरत ने पलटवार किया। वह मेरा रखेल है, उसे यहाँ 5वें स्वर्ग में किसी का सम्मान करने की जरूरत नहीं है। अचानक सिर पर 2 सींगों वाली बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक महिला प्रकट हुई, जिसके होठों पर चंचल मुस्कान थी। उस महिला को देखकर उस बदसूरत बूढ़ी औरत का चेहरा बदल गया और वह तेजी से कुछ कदम पीछे हट गई। उसने बैंगनी वस्त्र धारण की हुई महिला पर एक नजर डाली, जिसका चेहरा गंभीर और अनिश्चित था, स्पष्ट रूप से डरा हुआ था, और अंत में मुड़कर चली गई। ओ पत्नी, क्या मैं शानदार नहीं थी? बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने अपने हाथों को कमर पर रखकर विजयी भाव से कहा। ची युआन ने असहाय भाव से उसकी ओर देखा। सींग वाली बहन, मैं तुम्हारी रखेल नहीं हूं। ओह, मैं भूल ही गया था, तुम अभी मेरी रखेल नहीं हो। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, क्यूई युआन ने विनम्रता से कहा। आखिरकार हॉर्न सिस्टर ने ही उसे ब्लैक एबिस से परिचित कराया था और उसे मुफ्त रहने और खाने की सुविधा के साथ नौकरी दिलवाई थी। इस बार उसने बूढ़ी औरत को भगाने में भी मदद की थी। कोई बड़ी बात नहीं। बैंगनी वस्त्रधारी महिला का चेहरा उत्साह से चमक उठा। स्पष्ट था कि हाल ही में कुछ अच्छा हुआ था। क्या तुम मेरे साथ छठे स्वर्ग में चलना चाहोगे? जब तक तुम मेरी रखेल बनने को तैयार हो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सुखमय जीवन जियो। अच्छा खाना, विलासिता, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मॉर्निंग स्टार बीस्ट को प्राप्त करने के बाद उसकी साधना में एक बार फिर से तेजी आ गई थी। इस बार जब वह ब्लैक एबिस में लौटी तो उसने यांग गॉड का दर्जा हासिल करने की योजना बनाई। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत अच्छे मूड में थी। पहले हालांकि वह कुलीन वंश की थी और उसे यांग देवता जैसा व्यवहार प्राप्त था, लेकिन वह वास्तव में यांग देवता नहीं थी। अब अपनी आत्म सफलता के साथ वह खुद को दुनिया के शिखर पर महसूस कर रही थी। ची युआन की आंखें चमक उठी। सचमुच
उसके मन में एक साहसिक योजना थी। बिल्कुल, क्या आप अपनी उपपत्नी को पत्नियां रखने की अनुमति देंगे? क्यूई युआन ने पूछा। अपनी भव्य योजना के लिए वह अपना अहंकार भी त्यागने को तैयार था। बैंगनी वस्त्रधारी महिला आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर क्यूई युआन की ओर देखकर मुस्कुराई। आमतौर पर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसकी अनुमति दे दूंगी। अब अपना सामान पैक करो और चलो छठे स्वर्ग की ओर चलते हैं। मेरा एक शक्तिशाली शत्रु है। क्या आप उससे निपटने में मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आप उनसे निपट सकते हैं तो मैं खुशी खुशी आपकी रखेल बन जाऊंगी। ची युआन ने धीरे से कहा। आखिर किसने कहा कि रखेलें शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध ही रखती हैं? उसके पास अब भी चुनाव की स्वतंत्रता थी। अगर हॉर्न सिस्टर ने कुछ भी अनुचित करने की कोशिश की तो वह हमेशा उस पर हमले का आरोप लगा सकता था। एक शक्तिशाली शत्रु, बस मुझे बता दीजिए और मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। हम ये थोड़े ताकतवर हैं। क्यूई युआन ने बैंगनी वस्त्रधारी महिला को थोड़ा संशय के साथ देखा। उसने अनुमान लगाया कि उसकी शक्ति संभवतः पौराणिक स्तर के शिखर पर थी, लेकिन चूंकि वह इतनी आत्मविश्वासी थी, शायद उसके अंदर छिपी हुई ताकत थी और वह वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थी। तुम किसी नाजुक लड़की की तरह क्यों हिचकिचा रहे हो? बस मुझे बता दो कि कौन है। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने अकड़ भरे लहजे में उसे डांटा। युवतियों के बारे में सामान्यीकरण मत करो। क्यूई युआन ने पलटवार करते हुए कहा, मेरी दुश्मन ताइहुआंग महल वाली है। ताइहुआंग महल? बैंगनी वस्त्रधारी महिला स्तब्ध रह गई, फिर बोली, कौन सा? कहीं ये यांग देवता का महल तो नहीं है? ताइहुआंग महल शक्तिशाली था, लेकिन ब्लैक एबिस उनसे डरता नहीं था। इसके अलावा ताइहुआंग महल विशाल था और उसमें कई सदस्य रहते थे। यह एक यांग देवता है। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने मुश्किल से घूंट भरा। यह एक बड़ी समस्या थी। सबसे मजबूत वाला। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने बड़ी बड़ी आंखों से क्यूई युआन को घूरा। मुझे आपसे इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। कैसा रहेगा अगर मैं आपकी रखेल बन जाऊं? उस आदमी को तो मेरे पूर्वज भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। वह आपका दुश्मन कैसे बन गया? क्या आपके पूर्वज धूप सेंकते हुए कछुए की तरह पलट गए और भीषण सूर्य की गर्मी से झुलस कर मर गए? ची युआन ने निराशा से आह भरी। लगता है तुम मुझसे डरते हो। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने अपनी आंखें घुमाईं। कौन नहीं डरेगा? महान सूर्य प्रकाश बुद्ध अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और फिर भी वह उसी के हाथों मारे गए। यहाँ तक कि सुप्रीम ट्रुथ सोसाइटी भी उससे द्वेष रखती है, लेकिन वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। लगता है मैं तुम्हारी रखेल नहीं बन सकती, क्यूई युआन ने निराश होकर कहा। बैंगनी वस्त्रधारी महिला के चेहरे के भाव कई बार बदले और अंत में उसने पूछा, क्या आप सचमुच उसके दुश्मन हैं? गहरी दुश्मनी, क्यूई युआन ने गंभीरता से जवाब दिया। वे पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने क्यूई युआन की ओर देखा। मेरा सुझाव है कि तुम कोई और दुश्मन ढूंढ लो। वह जानती थी कि क्यूई युआन का वंश अत्यंत दुर्लभ था, जिससे उसे ब्लैक एबिस के भीतर यांग देवता स्तर के विशेषाधिकारों का आनंद लेने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन ताइहुआंग महल वाले से मुकाबला करने के लिए इस आदमी में यांग देवता टेंसन्स जितनी हिम्मत थी। आह, लगता है मुझे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्यूई युआन ने गंभीरता से कहा। बैंगनी वस्त्रधारी महिला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। अगर तुम उसे हराने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी रखेल बन जाऊंगी। बेशक, उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार, जहां ब्लड रोग द्वितीय स्वर्ग की एक पवित्र भूमि से आया था, वहीं ताइहुआंग पैलेस छठे स्वर्ग की एक पवित्र भूमि थी। फुटुओ पर्वत हालांकि द्वितीय स्वर्ग में प्रसिद्ध था, लेकिन वहां केवल एक ही स्वर्ग स्तरीय यांग देवता का वास था। ताइहुआंग महल की तो बात ही छोड़िए, उनके पास तो मोलो कबीले को उकसाने लायक भी रुतबा नहीं था। खून से लथपथ, ताइहुआंग महल छठे स्वर्ग में है। ताइहुआंग महल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे द्वितीय स्वर्ग का यांग देवता चुनौती दे सके। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने सलाह दी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्यूई युआन को ताइहुआंग महल वाले से क्या शिकायत थी, उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। क्यूई युआन ने इस बारे में और कुछ नहीं बताया। उन्हें लगता था कि उनका जीवन बहुत कठिन है। सामान्यतः जब कोई साधक आध्यात्मिक उन्नति करता है तो वह सबसे पहले प्रथम स्वर्ग में पहुंचता है और धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन उनके लिए उनके दुश्मन शुरू से ही छठे स्वर्ग में थे। ये छलांग बहुत बड़ी थी। काश मैं वापस प्रथम स्वर्ग में जा पाता और पर्वतीय राजा बन पाता, क्यूई युआन ने विलाप किया।
बैंगनी वस्त्रधारी महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वह क्यूई युआन के करीब झुकी और धीमी आवाज में बोली, क्या मैं आपके खून की एक बूंद ले सकती हूँ? मुझे आपके वंश के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। नहीं, क्यूई युआन ने इनकार कर दिया। वह इतनी आसानी से किसी को अपना खून कैसे दे सकता था? बैंगनी वस्त्र धारण की हुई महिला को उसके इनकार पर आश्चर्य नहीं हुआ। उनके स्तर पर इतनी आसानी से अपना खून देना मानो मौत को गले लगाने जैसा था। कितनी अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि तुम्हारे वंश का पता लगाने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं तुम्हें अपने पूर्वज से मिलवाऊं, बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने आह भरी। दोस्तों, एक सवाल है, अगर दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो आप उसका सामना करोगे या सही समय का इंतजार करोगे? अध्याय 414। तो चंद्रदेव महल में सभी आपकी पत्नियां हैं। स्वर्णिक कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। ये सुनकर क्यूई युआन का मनोबल बढ़ गया। दरअसल मुझे अपने वंश को लेकर कुछ संदेह हैं, उन्होंने कहा। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या संदेह हैं? उनकी बातचीत के दौरान उसने पहले ही संकेत दिया था कि क्यूई युआन का संबंध ब्लैक एबिस से है और यह कोई निम्न श्रेणी का वंश भी नहीं है। मुझे लगता है मैं ब्लैक एबिस का बहुत पहले खोया हुआ पूर्वज हो सकता हूँ, क्यूई युआन ने रहस्यमयी स्वर में धीमी आवाज में कहा। बैंगनी वस्त्रधारी महिला, वह काफी देर तक चुप रही, फिर अंत में गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए बोली, अब मुझे समझ आया कि तुमने ताइहुआंग महल को क्यों नाराज किया है। तुम्हारा वो मुंह, ये तो चमत्कार है कि तुम इतने लंबे समय तक जीवित रहे। उनके बगल में बैठी जियांग लिंगसू ने अपनी हंसी को दबाते हुए अपना मुंह ढक लिया। आखिरकार किसी ने तो अपनी भावनाओं को साझा किया। जब वे शिंगगुआंग संप्रदाय में थे तब से ही उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके बड़े भाई की जुबान कितनी तेज हो सकती है। जब तक वह चुप रहता था वह बेहद आकर्षक लगता था, लेकिन जैसे ही वह बोलता आप उसके सामने झुकना चाहेंगे। ताइहुआंग महल को मैंने नाराज नहीं किया, उन्होंने ही मुझे उकसाया था। मैं हमेशा शांत रहता हूं और कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करता, क्यूई युआन ने गंभीरता से कहा। बैंगनी वस्त्र पहने महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे देखने दो। क्यूई युआन ने झटक कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम खुलेआम मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे बस आपकी वंशावली की जांच करनी है, उसे दर्ज करना है। शायद पूर्वज इसे पहचान सकें, बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने निडर होकर समझाया। जैसे ही वह क्यूई युआन के पास पहुंची, उसकी बांह पर बना एक निशान चमकने लगा। चमक की तीव्रता अलग अलग वंशों के अनुसार भिन्न भिन्न थी। वह जितनी करीब होती, चमक उतनी ही स्पष्ट होती जाती। उसने उस चमक को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वह इसे अपने पूर्वज को दिखाएगी, जो शायद क्यूई युआन के वंश की पहचान कर सके। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने क्यूई युआन को अपनी योजना समझाई। ये सुनकर क्यूई युआन एक पल के लिए रुका और फिर सहज रूप से पूछा, क्या इस चमक से आपकी ऊर्जा खर्च होती है? बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने पलकें झपकाईं। नहीं। ची युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। तो फिर ये तो एक शाश्वत गति मशीन है। हा हा हा, मैंने एक शाश्वत गति मशीन खोज ली है, मैं तो अमीर बनने वाला हूँ। यह विचार की बात जाने पर यह बिना ऊर्जा खर्च किए चमकने लगता है। यह एक शाश्वत गति मशीन के अलावा और क्या हो सकता है? बैंगनी वस्त्रधारी महिला फिर चुप हो गई। क्यूई युआन अभी भी उत्साहित होकर उसकी ओर देखकर बोला, अरे क्यों ना तुम अपना हाथ काटकर मुझे बेच दो। यह अमर जगत में लाखों वर्षों में सबसे अभूतपूर्व खोज हो सकती है। एक ऐसी मशीन का आविष्कार करने का विचार जिसने उन्हें रोमांचित कर दिया, उनके लिए बहुत ही रोमांचक था। दफा हो जाओ, बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने शाप दिया। क्यूई युआन ने निराशा से आह भरी। यद्यपि शाश्वत गति मशीन का आविष्कार भावी पीढ़ियों के लिए लाभदायक होगा, मैं दूसरों को बाध्य करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगा। आखिरकार उसे दूसरों के लिए फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं था। उसने तो सिर्फ जाने ली। फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये सोचते हुए कि अगर उन्हें वास्तव में पता चल जाए कि वह ब्लैक एबिस का लंबे समय से खोया हुआ पूर्वज है, तो यह एकदम सही होगा। आखिरकार ब्लैक एबिस छठे स्वर्ग में एक प्रमुख शक्ति थी, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि ब्लैक एबिस में सभी यांग गॉड सेलेस्टियल सॉवरेंस उनके वंशज होते, तो ताइहुआंग पैलेस के सॉवरेंस को भी उनके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने क्यूई युआन की बकवास को अनसुना कर दिया और अपना हाथ उसकी बांह पर रख दिया। उसकी बांह पर बना काला निशान अजीबोगरीब ढंग से चमक रहा था। उसने तुरंत उस चमक को रिकॉर्ड कर लिया। समझ गए? क्यूई युआन ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। बैंगनी वस्त्रधारी महिला ने उसकी ओर देखा और कर्कश स्वर में कहा, तुमने मुझे उत्तेजित कर दिया। क्यूई युआन, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
बैंगनी वस्त्र पहने महिला जोर से हंस पड़ी। वह हमेशा बेबाक थी। मैं चलता हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक एबिस की चौकी पर एक छोटा सा उपहार छोड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी रखेल नहीं बनना चाहती। इसे लेना मत भूलना। मैं छठे स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। ची युआन गुस्से से भड़क उठा। छठे स्वर्ग में रहने वाले लोगों में भी शिष्टाचार नहीं है। जियांग लिंगसू ने दांत पीसते हुए कहा, वो औरत कितनी अभद्र है। उसने जिस दृश्य की कल्पना की थी, जिसमें उसकी सुंदरता दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को आकर्षित करेगी, वह साकार नहीं हुआ था। इसके बजाय उसके बड़े भाई के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। चियुआन मीरो क्षेत्र में बैठे रहते थे, कभी मछली पकड़ते थे, कभी तकनीकों का अध्ययन करते थे, और चियुआन धर्मग्रंथ के स्वर्ण कोर अध्याय को पूर्ण करने में लगे रहते थे। जहां तक इन देवता मार्ग की बात है, क्यू युआन ने अभी तक उस पर काम करना शुरू नहीं किया था। आखिरकार नई तकनीक बनाने से पहले उन्हें दूसरों के साथ दांव पर चर्चा करने और इन देवताओं के स्वरूप को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता थी। इन दिनों के दौरान क्यू युआन की मछली पकड़ने की गतिविधि से अच्छे परिणाम मिले थे। यांग गॉड मोजी सहित उन्होंने कुल 4 मछलियां पकड़ी थीं। इन चारों को क्यू युआन ने सावधानीपूर्वक चुना था। उनके गायब होने का पता कुछ समय तक नहीं चलेगा। इसके अलावा क्यू युआन ने इतनी समझदारी दिखाई थी कि उसने गुफाओं में धोखे के तौर पर हवा से भरी गुड़िया छोड़ दी थी। कुछ समय तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। हालांकि एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्यू युआन अंत में अपने ही बिल के पास घास चर रहा था, और मछलियां पकड़ने के लिए संघर्ष करने के बाद उसने अंततः अपने स्वयं के मोलो पवित्र टॉवर में मछली पकड़ने का फैसला किया और वहां यांग देवताओं में से एक को पकड़ लिया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो इससे पूरा मोलो कबीला हिल जाएगा। मैं यहाँ और 10 दिन रुकूंगा, फिर अपना सामान समेटकर ऊपरी लोकों की ओर प्रस्थान करूंगा। ची युआन की आंखें आशा और आनंद से भरी हुई थीं। तब तक वह रसातल की ओर बढ़ चुका होगा। जिनली का जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। ची युआन के विचार भटकने लगे। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। मीरो लोक के प्रवेश द्वार पर एक सफेद आकृति हताशा में भाग रही थी। होंग यू की आंखों में निराशा झलक रही थी। वह सहस्राब्दियों से 5वें स्वर्ग में गुप्त रूप से रह रही थी, लेकिन अब एक जासूस द्वारा उजागर किए जाने के बाद मोलो कबीले के इन देवता उसका पीछा कर रहे थे। मोलो पवित्र टावर में जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए वह घबराकर मीरो लोक में भाग गई। लेकिन इन देवता उसके ठीक पीछे थे। गंभीर रूप से घायल और अमर ऊर्जा की कमी से जूझ रही वह जानती थी कि उन्हें पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपने मिशन के बारे में सोचते हुए होंग यू चिंता से भर गई थी। 50,000 वर्षों की घुसपैठ के दौरान उसने जो ऊर्जा एकत्रित की थी, वह अभी तक चंद्रदेव महल को वापस नहीं सौंपी गई थी। अगर उसकी मृत्यु यहीं हो गई तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। खून से लथपथ वह तेजी से भाग निकली। उसका दिव्य क्षेत्र पूरी तरह से खुला हुआ था और उसने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। चुड़ैल, तुम कहां भाग रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोलो कबीले में गड़बड़ी पैदा करने की? तुम मर जाओगे। इस पीछा करने की घटना ने मीरो लोक में मीरो प्रकाश एकत्रित करने वाले कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि ये देखकर कि मोलो कबीला किसी का पीछा कर रहा था, वे सभी इसमें शामिल होने से बचने के लिए घटनास्थल से दूर चले गए। उसी क्षण अचानक होंग यू के कानों में एक आवाज सुनाई दी। दक्षिण पश्चिम की ओर रेड फ्लेम माउंटेन की ओर बढ़ें। ये सुनकर होंग यू स्तब्ध रह गया। क्या कोई उसकी मदद कर रहा था, या फिर यह एक जाल था? लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण उसके पास उस आवाज पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। बिना किसी झिझक के वह दक्षिण पश्चिम में स्थित रेड फ्लेम माउंटेन की ओर दौड़ पड़ी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? पांचों इन देवता लगातार उसका पीछा करते रहे। होंग यू ने दांत पीसते हुए लाल पहाड़ में छलांग लगा दी। उस जानी पहचानी आवाज ने फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आगे बढ़ते रहो, मेरी स्थिति की ओर बढ़ो और अपनी आभा को छुपाना याद रखो। उस आवाज के मालिक ने उसे रास्ता दिखाने के लिए एक निशान भी छोड़ दिया था। क्या आप वरिष्ठ हैं? वह अचंभित थी। क्या वह इस वरिष्ठ व्यक्ति के लिए मुसीबत ही नहीं खड़ी कर देगी? अचानक एक भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को हिला दिया। उसके पीछे स्थित ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। वातावरण पल भर में अत्यधिक गर्म हो गया। पीछा कर रहे मोलो कबीले के यिन देवता शीघ्र ही आग की लपटों में घिर गए। यह कोई साधारण ज्वालामुखी नहीं था, बल्कि मीरो क्षेत्र का एक ज्वालामुखी था, जहां विस्फोट इतनी शक्तिशाली लपटें उत्पन्न कर सकते थे कि इन देवता भी आसानी से उनका सामना नहीं कर सकते थे। होंग यू का पीछा कर रहे यिन देवता विस्फोट से स्तब्ध रह गए।
जब तक वे आग की लपटों से बाहर निकले तब तक होंग यू गायब हो चुका था। धतेरी की, वह कहाँ है? वह कैसे बच निकली? पीछा करते रहो, वह घायल है, वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। यिन देवता होंग यू की तलाश में सभी दिशाओं में फैल गए। लगभग 100 सांसें लेने के बाद एक तंबू के अंदर होंग यू अभी भी स्तब्ध ने अपना सिर झुकाया और अपने सामने मौजूद ब्लैक एबिस साधक से धीरे से बात की। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर। कृतज्ञता व्यक्त करने के बावजूद होंग यू के मन में कई संदेह थे। ब्लैक एबिस एक बड़ा गुट था, लेकिन इसके कुछ हिस्से मून गॉड पैलेस के दुश्मन थे और यहाँ तक कि उनके खिलाफ युद्ध भी छेड़ते थे। फिर भी इस ब्लैक एबिस साधक ने उसे बचा लिया था। आप चंद्रदेव महल से हैं। जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था वह निश्चित रूप से क्यू युआन था। उसने उस पर चंद्रदेव महल की आभा को महसूस किया था। यांग देवता मोजी की कुछ यादें प्राप्त करने के बाद वह चंद्र देवता महल की आभा से भलीभांति परिचित था। हाँ, होंग यू ने सिर हिलाया। क्या संयोग है, मेरी पत्नी चंद्रदेव महल से है। क्या आप उसे जानते हैं? क्यू युआन ने उत्साह से पूछा। ये सुनकर होंग यू को समझ आने लगा कि उसने उसकी मदद क्यों की थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप महल के किस वरिष्ठ अधिकारी की बात कर रहे हैं? उसका नाम जिनली है और वह चंद्रदेव महल की चंद्र देवी है, क्यू युआन ने बिना कुछ छिपाए कहा। होंग यू ने मुश्किल से अपनी बात कही और पलकें झपकाईं। एक चंद्र देवी? वह स्तब्ध रह गई। चंद्र देवी का चंद्रदेव महल में एक विशेष स्थान था। उन्हें भविष्य के महल के स्वामी के रूप में तैयार किया जा रहा था। वास्तव में चंद्र देवियों को यांग देवताओं के लगभग बराबर विशेषाधिकार प्राप्त थे। इतने उच्च पद के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी आती हैं। चंद्र देवियों को विवाह करने की मनाही थी, पति रखने की तो बात ही दूर थी। इसलिए क्यू युआन की बातों ने उसे सच्चाई पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। यदि चंद्रदेव महल के उच्च अधिकारियों को पता चल जाए कि किसी चंद्र देवी ने शादी कर ली है तो उसका भाग्य बहुत बुरा होगा। क्या तुमने उसे देखा है? क्या वह चंद्रदेव महल में खुश है? वह कैसी है? क्यू युआन ने सवालों की एक श्रृंखला पूछी। होंग यू ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, मैं हजारों वर्षों से 5वें स्वर्ग में गुप्त रूप से रह रही हूं और मैंने उसे नहीं देखा है। जहां तक इस बात का सवाल है कि चंद्र देवी का एक पति था, होंग यू इस रहस्य को अपने साथ कब्र तक ले जाएगी। अगर चंद्रदेव महल के उच्च अधिकारियों को पता चल गया तो जिनली का भाग्य दुखद होगा। चंद्रमा देव महल में मेरी एक और पत्नी भी है, उसका नाम रुवान यिक्सी है। क्या आप उसे जानते हैं? क्यू युआन ने फिर पूछा। होंग यू, वह अपना सदमा छिपा नहीं सकी। तो क्या मून गॉड पैलेस असल में उसका हरम था? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना, होंग यू ने जवाब दिया। ची युआन ने गहरी निराशा के साथ आह भरी। लगता है मुझे अपनी पत्नियों को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इस पर होंग यू ने कहा, वरिष्ठ, अब जबकि मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, मुझे अब चलना चाहिए। मैं आपको कोई परेशानी नहीं देना चाहता। उसकी चोटें अभी भी गंभीर थीं, लेकिन अगर वो वहीं रहती तो मोलो कबीला उसका पता लगा सकता था और इससे क्यू युआन भी खतरे में पड़ जाता। कोई बात नहीं, मैं अब ब्लैक एबिस के साथ हूँ, मुझे मोलो कबीले से डर नहीं लगता। इसके अलावा आप मेरी दोनों पत्नियों के साथ काम करते हैं, इसलिए यहीं रुकिए और आराम कीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यू युआन ने उदारतापूर्वक कहा। चंद्रदेव महल से सहयोगी होना वास्तव में अच्छी बात थी। छठे स्वर्ग में पहुंचने के बाद इससे उसे जिनली को ढूंढने में मदद मिलेगी। अगर उसे कोई नेतृत्व करने वाला न हो तो उसके महल में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं होगा। ये होंग यू हिचकिचाए। तभी बाहर से एक आवाज आई। माफ कीजिए महोदय, मोलो कबीला इस समय एक भगोड़े का पीछा कर रहा है। क्या हम आपके तंबू की तलाशी लेने आ सकते हैं? बाहर खड़े मोलो कबीले के साधक विनम्रता से बात कर रहे थे। आखिरकार वह तंबू एक ब्लैक एबिस साधक का था। अगर कोई और व्यक्ति किसी छोटे गुट से होता तो वह बिना पूछे ही अंदर घुस जाता। होंग यू तनावग्रस्त हो गई, उसका शरीर सिकुड़ गया। वह किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार थी। दफा हो जाओ, गंदे सुअर, मेरे तंबू से दूर रहो, ची युआन ने घमंड से चिल्लाते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि मैं किसी भगोड़े को शरण दूंगा? ची युआन एक स्वाभाविक कलाकार थे। उन्होंने अभिमानी, आत्ममुग्ध ब्लैक एबिस साधक की भूमिका बखूबी निभाई। और वाकई मोलो कबीले के साधक ठीक उसी तरह के लोग थे जो इसके झांसे में आ गए। जैसे ही ची युआन ने अपना आदेश दिया, वे तुरंत अपनी पीठ झुकाकर बैठ गए और अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाद ली। हमें खेद है महोदय, हम गलत थे। वे सभी जमीन पर झुककर माफी मांगने लगे और फिर जल्दी से चले गए। मोलो कबीले के साधकों के चले जाने का एहसास होते ही क्यू युआन ने आह भरी। ये ब्लैक एबिस पहचान वाकई कमाल का काम करती है।
हालांकि वह अब भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया था कि मोलो कबीला ब्लैक एबिस से इतना क्यों डरता था। हालांकि उसने यांग गॉड मोजी की यादें पढ़ ली थीं, लेकिन उसे वे सभी यादें प्राप्त नहीं हुई थीं। जब तक वह तारामंडल में जाकर मोजी के तारे को निगल नहीं लेता, तब तक उसे पूरी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। क्या आप जानते हैं कि मोलो कबीला ब्लैक एबिस से इतना क्यों डरता है? क्यू युआन ने लापरवाही से होंग यू से पूछा। यांग देवता मोजी के वेश में उच्च लोकों में आरोहण करने से पहले केवल 10 दिनों से अधिक समय शेष था। ऐसे में और अधिक शिकार करना अब कोई विकल्प नहीं रह गया था। उसने सोचा कि वह बातचीत करके ऊपरी लोकों के बारे में और अधिक जानकारी जुटा लेगा। होंग यू ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद धीरे से जवाब दिया, इसका संबंध मोलो कबीले की सृजन कलाकृति से है। ये सुनकर क्यू युआन की दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि असंख्य सिद्धांतों का द्वार अमर दुनिया में पहली सृजन कलाकृति थी, लेकिन इसने सीधे तौर पर उसकी युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ाया और इसका उपयोग करने में समय लगता था। मोलो कबीले की सृजन कलाकृति को मोलो कुआं कहा जाता है। क्या एक कुआं? क्यू युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। होंग यू अचंभित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस तरह से प्रतिक्रिया क्यों दी। क्या हुआ सीनियर? ची युआन ने आह भरी। लगता है मेरे परिवार का कुआं भी गायब हो गया है। कोई उसे चुरा ले गया होगा। क्या मोलो कुआं मेरे परिवार का कुआं हो सकता है? असंख्य सिद्धांतों का द्वार चोरी हो गया था और बाद में मिल गया, लेकिन परिवार का कुआं गायब हो चुका था और उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। मोलो कुआं ची युआन को जाना पहचाना सा लगा। यह उसके परिवार के खोए हुए कुएं जैसा ही दिखता था। सीनियर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई कमाल का है, होंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मन ही मन वह अवाक थी। इस समय क्यू युआन विचारों में डूबी हुई थी। वह परिवार के कुएं के बारे में सोच विचार कर रही थी। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। होंग यू ने समझाया, छठा स्वर्ग अमर जगत का उच्चतम स्तर है और यांग देव स्वर्गीय सम्राटों के साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसी वजह से वहां कई महान संप्रदाय स्थापित हो गए हैं। निचले 5 स्वर्गों के अधिकांश यांग देव स्वर्गीय सम्राट, यदि उनका कोई संप्रदाय नहीं है, तो वे छठे स्वर्ग में आरोहण करेंगे और किसी एक संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ब्लैक एबिस छठे स्वर्ग का सबसे अनोखा संप्रदाय है। ये केवल ब्लैक एबिस वंश वाले यांग देवताओं को ही स्वीकार करता है। छठा स्वर्ग पिरामिड की तरह संरचित है। निम्न लोकों के यांग देव दिव्य सम्राट सभी छठे स्वर्ग में आरोहण और साधना करने के लिए उत्सुक हैं। यांग देवताओं के लिए छठे स्वर्ग में साधना की गति निचले लोकों की तुलना में कई गुना तेज होती है। इस तरह के अंतर को महज समय में हेरफेर करके पाटा नहीं जा सकता। इसी वजह से कई यांग देवता ऊपर उठने के लिए बेताब हैं। लेकिन छठा स्वर्ग हर यांग देवता का स्वागत नहीं करता। बंदा एमसी के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा है। तुम्हें क्या लगता है, एमसी इसे तोड़ देगा या कुछ और करेगा? अध्याय 415, मुझे मुखबिरों से सबसे ज्यादा नफरत है। स्वर्ण कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। छठे स्वर्ग में एक पवित्र भूमि स्थापित करने के लिए आपको सर्वोच्च सत्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है, होंग यू ने क्यू युआन को समझाते हुए आगे कहा। 5वें स्वर्ग और उससे नीचे के स्तरों में एक यांग देवता की उपस्थिति ही पवित्र भूमि की स्थापना के लिए पर्याप्त थी। लेकिन छठा स्वर्ग अलग था। वहां केवल सर्वोच्च सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञ ही पवित्र भूमि स्थापित कर सकते थे। इसी कारण छठे स्वर्ग में अन्य लोकों की तुलना में कम पवित्र स्थल थे। साधारण यांग देवता छठे स्वर्ग में लंबे समय तक नहीं रह सकते थे जब तक कि वे किसी ऐसे पवित्र स्थान में शामिल न हो जाएं जहां सर्वोच्च सत्य क्षेत्र का यांग देवता मौजूद हो। छठे स्वर्ग में रहने वाले यांग देवता इतने स्वार्थी क्यों लगते हैं? वे अन्य यांग देवताओं को वहां जाने की अनुमति क्यों नहीं देते? क्यू युआन ने हैरानी से पूछा। ऐसा लग रहा था मानो जो लोग अमीर हो गए थे, वे दूसरों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ये महज अफवाहें हैं, लेकिन कहा जाता है कि छठा स्वर्ग वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। इसे सर्वोच्च सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया था और यह बहुत सारे यांग देवताओं का भार वहन नहीं कर सकता, होंग यू ने समझाया। तो यांग देवताओं की कोई गरिमा नहीं है ना? बेघर लोगों की तरह वे छठे स्वर्ग में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, क्यू युआन ने अपने विचार साझा करते हुए बुदबुदाया। इसीलिए यदि आप छठे स्वर्ग में बसना चाहते हैं तो आपको किसी पवित्र स्थान में शामिल होना होगा। लेकिन सर्वोच्च सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञों वाले पवित्र स्थान भी किसी भी यांग देवता को स्वीकार नहीं करते। काला रसातल केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जिनका वंश उससे जुड़ा हो, और वह वंश उनके सृजनात्मक पदार्थ से आता है। काले रसातल के प्राणी अमरलोक के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि एक सृजनात्मक पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं। होंग यू ने गंभीरता से कहा। क्या मोलो कबीले के लिए भी यही बात लागू होती है?
क्यू युआन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, होंग यू ने सिर हिलाया। मोलो वंश में सर्वोच्च सत्य के विशेषज्ञ तो नहीं हैं, लेकिन वे भी एक सृजन कलाकृति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उन्हें मुश्किल से ही ब्लैक एबिस का हिस्सा माना जाता है। लेकिन एक दिन मोलो कुएं ने ब्लैक एबिस के पैतृक रक्त का एक हिस्सा निगल लिया। ब्लैक एबिस के यांग देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने लगभग मोलो कुएं को नष्ट कर दिया। हालांकि वे पैतृक रक्त को पुनः प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए मोलो वंश को 5वें स्वर्ग में निर्वासित कर दिया गया। ब्लैक एबिस के बिना मोलो वंश सुप्रीम ट्रुथ क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को पैदा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि ट्रुथ क्षेत्र के विशेषज्ञों का उभरना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए वे ब्लैक एबिस में लौटने के लिए बेताब थे। होंग यू ने विस्तार से बताया। ब्लैक एबिस का पैतृक रक्त ही सभी ब्लैक एबिस साधकों का मूल स्रोत था। यही ब्लैक एबिस की सर्वोच्च सत्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को उत्पन्न करने की क्षमता की कुंजी थी। लेकिन इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो जाने के कारण ब्लैक एबिस ने सुप्रीम ट्रुथ क्षेत्र के और अधिक विशेषज्ञों को बनाने की क्षमता खो दी, जिससे वे क्रोधित हो गए। इस प्रकार मोलो कबीले को 5वें स्वर्ग में निष्कासित कर दिया गया। यह मोलो कुआं तो मेरे परिवार के कुएं जैसा ही लगता है। इसे तो सब कुछ निगलने की बहुत इच्छा होती है। क्या सच में यह मेरा ही कुआं है? ची युआन ने मन ही मन सोचा, मानो उसे खुद भी इस बात पर यकीन हो रहा हो। होंग यू अवाक रह गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपके स्पष्टीकरण के अनुसार ब्लैक एबिस में सुप्रीम ट्रुथ क्षेत्र के कई विशेषज्ञ हैं। क्या ये 6ठे स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली गुट हो सकता है? क्यू युआन ने फिर पूछा। होंग यू मुस्कुराई, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। सर्वोच्च सत्य के क्षेत्र में अब संख्या का कोई महत्व नहीं रह गया है। मेरे चंद्र देव महल में केवल 2 सर्वोच्च सत्य विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमारी चंद्र महारानी अकेले ही काले रसातल से आए 4 या 5 सर्वोच्च सत्य विशेषज्ञों को रोक सकती हैं। अल्पविराम जी बुपिंग कहाँ है? बदसूरत बूढ़ी औरत को अचानक याद आया। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले वह उस रक्त वस्त्रधारी महिला साधिका से जी बुपिंग के बारे में पूछने गई थी, लेकिन उस बैंगनी वस्त्रधारी महिला साधिका ने उसे वहां से भगा दिया था। बेहद शर्मनाक। मुख्य सदस्य दूसरों को धमका रहे हैं। हालांकि वह स्वयं एक पौराणिक विशेषज्ञ थी और लगभग आकाश को प्रतिबिंबित करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्यता रखती थी, फिर भी उसे अपमानित किया गया था। इतना ही नहीं, वह अपने डर के कारण ब्लड रोब नामक एक साधारण उच्च श्रेणी के साधक के बारे में भी कुछ नहीं कर सकी। वह बेहद गुस्से में थी, लेकिन अचानक वह शांत हो गई। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। फ्लेम माउंटेन में हुए विस्फोट के बाद मुझे लगता है कि मैंने किसी को उसकी ओर बढ़ते हुए महसूस किया था। होंग यू ने जब क्यू युआन के पास भागते समय अपनी आभा को छिपा लिया था। इसके बावजूद पौराणिक कथाओं की विशेषज्ञ होने के नाते उस बूढ़ी महिला ने कुछ न कुछ महसूस कर लिया था। मोलो कबीले की खोज के दौरान उसने उन्हें भगा दिया। लगता है बूढ़ी औरत की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। चंद्रमा देव महल के साथ मिलीभगत करने और उसके एक अपराधी को पनाह देने की हिम्मत, चाहे तुम काले रसातल के अतिथि बुजुर्ग ही क्यों न हो, तुम बच नहीं पाओगे। उस बूढ़ी औरत के मन में एक साहसिक विचार आया। चूंकि वह खुद ब्लड रोब से निपट नहीं सकती थी, इसलिए वह उसकी शिकायत कर देगी। अगर उसकी रिपोर्ट सफल रही तो मोलो कबीला निश्चित रूप से ब्लड रोब को नहीं बख्शेगा। ब्लड रोब और मून गॉड पैलेस के अपराधी दोनों का ही नाश होना तय था। इस विचार के साथ ही उसकी योजना स्पष्ट हो गई। ची युआन के तंबू पर एक नजर डालते ही वह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई और गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुई तो वह मोलो पवित्र टावर के मुख्य क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। उसकी रिपोर्ट पहले ही जमा हो चुकी थी और अब वह बाहर किसी के आने का इंतजार कर रही थी। सौभाग्य से ब्लैक एबिस से होने के कारण उसे अंदर ले जाने से पहले आधे घंटे तक भी इंतजार नहीं करना पड़ा। गुफानुमा हवेली में भूरे रंग का चोला पहने एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने, जो दयालु प्रतीत होता था, उसका अभिवादन किया। चूंकि मोलो कबीले के लोग ब्लैक एबिस का सम्मान करते थे, इसलिए उनमें से कई लोग ब्लैक एबिस के सदस्यों के काले वस्त्रों से मेल न खाने के लिए धूसर वस्त्र पहनते थे। मित्र मिंगू, बहुत दिनों बाद मिले। तुम पहले की तरह ही प्रभावशाली हो, दुबले पतले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक पौराणिक विशेषज्ञ थे जो आकाश को प्रतिबिंबित कर सकते थे और मोलो पवित्र टावर में उच्च पद पर आसीन थे। वह बदसूरत बूढ़ी औरत सामाजिक मेलजोल में अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर बात की। मैं इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि कोई चंद्र देव महल के एक अपराधी को पनाह दे रहा है। ओह, दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी जताई। होंग यू के भागने के मामले की जिम्मेदारी उसी पर थी। क्या ये ब्लैक एबिस का अतिथि बुजुर्ग हो सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। जी हाँ, ब्लड रोब नाम का एक नया अतिथि बुजुर्ग आया है। बूढ़ी औरत ने कहा।
मैंने स्वयं चंद्र देव महल के अपराधी को उसकी गुफा में भागते हुए देखा, और जब मोलो कबीले के लोग उसे ढूंढने आए तो उसने उन्हें भगा दिया। अत्यंत घृणित, एक अपराधी को शरण देना वह मृत्युदंड का पात्र है। बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो उठा। फिर उसने पूछा, मैंने इस रक्त वस्त्रधारी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। क्या वह हाल ही में नियुक्त अतिथि बुजुर्ग है? ब्लैक एबिस के मामले में चीजों को स्पष्ट करना ही सबसे अच्छा था। जी हाँ, असल में उसका संबंध ब्लैक एबिस के वंश से नहीं है। वह तो सिर्फ अतिथि बुजुर्ग इसलिए बना क्योंकि ब्लैक एबिस के एक प्रमुख सदस्य ने उसकी सिफारिश की थी। बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। चूंकि इसमें ब्लैक एबिस का एक प्रमुख सदस्य शामिल है, इसलिए मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं इसकी सूचना स्वर्गीय सम्राट को दूंगा। चिंता मत करो, मिंगू। जो कोई भी मोलो कबीले के दुश्मन को पनाह देने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा, चाहे वह ब्लैक एबिस का प्रमुख सदस्य ही क्यों न हो। ये सुनकर बदसूरत बूढ़ी औरत को काफी संतुष्टि मिली। उस घृणित रक्त वस्त्रधारी का इस बार अंत निश्चित था। मिंगू, 3 साल में मोलो पवित्र टावर में शिशुई सम्मेलन होगा। आना मत भूलना। बूढ़े व्यक्ति ने अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हुए आमंत्रित किया। आखिरकार मिंगू ब्लैक एबिस की एक प्रमुख सदस्य बनने वाली थी, और उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण था। ठीक है, बूढ़ी औरत ने संतुष्टि से सिर हिलाया। और ध्यान रखना कि आज मेरे आने की खबर किसी को न फैले। जैसे कुछ याद आने पर उसने एक और बात जोड़ दी। चिंता मत करो, आकाश जानता है, पृथ्वी जानती है, तुम और मैं जानते हैं, और परमपिता परमेश्वर भी जानेंगे। जिस स्वर्गीय संप्रभु का उन्होंने उल्लेख किया, वह मोलो पवित्र टावर की देखरेख करने वाले यांग देवता थे। संतुष्ट होकर बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और चली गई। अलविदा। मोलो पवित्र टावर के मुख्य क्षेत्र को छोड़कर बूढ़ी महिला ब्लैक एबिस की चौकी की ओर चल पड़ी। उसे अपनी सहेली का भेजा हुआ संदेश याद आया। बैंगनी वस्त्रधारी महिला साधिका ने ब्लड रोब के लिए एक अच्छा उपहार छोड़ा था। चूंकि ब्लड रोब को जल्द ही पकड़कर फांसी दे दी जाएगी, इसलिए उन उपहारों को स्वयं एकत्र न करना व्यर्थ होगा। आधे घंटे बाद बूढ़ी औरत ब्लैक एबिस की चौकी से निकली। उसकी आंखों में शत्रुता भरी हुई थी। उन प्रबंधकों में बिल्कुल अक्ल नहीं है। उन्होंने तो मुझे सामान देने से लगभग मना ही कर दिया था। फिर भी वह बैंगनी वस्त्रधारी महिला द्वारा छोड़े गए उपहारों को छीनने में कामयाब रही थी। भंडारण थैली खोलते ही उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक आ गई। एक टोंगटियन जैड, कितना अनमोल खजाना है, यह मुझे 10,000 साल बचाएगा। वह बैंगनी वस्त्रधारी महिला से ज्यादा नहीं डरती थी। आखिरकार वह किसी मृत व्यक्ति के सामान को लेकर बहस नहीं करेगी। इसके अलावा ब्लड रोब की मृत्यु निकट होने के कारण बैंगनी वस्त्रधारी महिला शायद इस मामले को आगे बढ़ाने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को भी ये पता नहीं था कि उसने जानकारी लीक की थी। अब तक तो स्वर्ग के सम्राट ने आदेश दे दिया होगा। मोलो कबीले के लोग उसे घेर कर जल्द ही मार डालेंगे। मुझे अब तमाशा देखने जाना चाहिए। कहावत के अनुसार अपराधी अक्सर अपराध स्थल पर लौट आते हैं, और यह नियम उच्च वर्गों में भी लागू होता है। वह बूढ़ी औरत गायब हो गई और मजे देखने के लिए मीलुओ लोक में लौटने की तैयारी करने लगी। जब वह दोबारा मीलुओ लोक में दाखिल हुई तो उसने दूर से क्यूई युआन को आलस से लेटे हुए देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। जब तक शांति है उसका आनंद लो, जल्द ही तुम मुस्कुरा भी नहीं पाओगे। तभी ची युआन कुछ महसूस करते हुए उठ बैठी। ओह, आप अभी अभी मोलो पवित्र टावर से लौटे हैं। बदसूरत बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। उसकी कर्कश आवाज ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ। काश मुझे पता होता कि तुम चौकी पर जा रहे हो, तो मैं तुमसे सींग वाली बहन द्वारा मेरे लिए छोड़ा गया उपहार लाने को कहता। मैं बहुत आलसी हूँ और घर पर रहना पसंद करता हूँ। मछली पकड़ने जाने के अलावा मैं शायद ही कभी बाहर निकलता हूँ, क्यूई युआन ने निराशा से कहा। बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें सिकुड़ी और चुप रही, फिर जाने के लिए मुड़ गई। वह अपनी उत्तेजना और खुशी को दबा रही थी, बस ब्लड रोब के बाहर होने का इंतजार कर रही थी। वह जल्दी वापस आ गई थी ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ब्लड रोब भाग न जाए। उसकी निगरानी करना अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया और बूढ़ी औरत अपने अस्थायी गुफानुमा घर में बैठी रही, कभी कभी क्यूई युआन की ओर देखती रही, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। इसी बीच क्यू युआन सूत्र के स्वर्णिम मूल भाग को अद्यतन कर रहे थे। अंगड़ाई लेते हुए उसने आह भरी। अरे, कभी कभी बहुत सुंदर होना भी परेशानी का कारण बन जाता है। वह बुढ़िया मुझे घूरती ही रहती है, मुझे अब शर्म आने लगी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा जहां एक विद्वान होने का आकर्षण एक वृद्ध महिला द्वारा कैद कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें बोलते हुए नहीं सुना।
जियांग लिंगसू ने अपनी हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह ढकते हुए कहा। उसके बड़े भाई के लिए चुप रहना ही बेहतर था। मेरी आवाज, मुझे लगता है कि यह एएसएमआर स्ट्रीमर बनने के लिए काफी अच्छी है, क्यूई युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार, क्या छोटी निंगताओ को खेल के दौरान एक जादुई पर्ची के माध्यम से उसकी बातें सुनकर उससे प्यार नहीं हो गया था? स्पष्टतः, उनकी आवाज बहुत ही मनमोहक थी। ये सोचते हुए, क्यूई युआन ने गेम जेड स्लिप को सक्रिय किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या नया गेम लोड हो गया है। उसने काफी समय से गेम नहीं खेला था और उसे पुरानी यादें सता रही थीं। जैसे ही उसकी चेतना जेड स्लिप में प्रवेश कर गई, उसने देखा कि गेम आइकन अभी भी लोड हो रहा था। यह अभी केवल 1/3 दूरी ही तय कर पाया था। क्या मुझे चुपके से गेम की सेटिंग्स सुन लेनी चाहिए? क्यूई युआन ने आंखें बंद करके और ध्यान केंद्रित करते हुए मन ही मन सोचा। पिछली बार उसे लिटिल निंगताओ की आवाज सुनाई दी थी। शायद इस बार उसे कुछ और सुनाई दे। समय बीतता गया, उसके आसपास की दुनिया शांत हो गई। अचानक, क्यूई युआन रुक गई। छोटी बहन, क्या तुमने कभी मौन की ध्वनि के बारे में सुना है? जियांग लिंगसू असमंजस में थी। मौन को ध्वनि कैसे माना जा सकता है? मुझे लगता है मैंने सन्नाटे की आवाज सुनी है। क्यूई युआन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और ध्यान से सुनने लगा। लेकिन जेड स्लिप गेम के दौरान उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर भी, उस सन्नाटे के भीतर उसने मृत्यु जैसी खामोशी का एक हल्का सा आभास महसूस किया। क्या तुम